मैं इस उपन्यास का मूल लेखक नहीं हूँ। मैं बस इस उपन्यास की व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 31 कछुआ श्वास महाविधि। लड़ाई खत्म होने के बाद लिन जेयू ने सीनियर ब्रदर हान मो से कुछ देर बातचीत की और फिर वहां से चल दिया। सीनियर ब्रदर हान मो सोनगई सिटी गार्ड में सेंचुरियन के पद पर थे और 100 कुलीन सैनिकों की कमान संभालते थे। सोनगई शहर की पूरी सिटी गार्ड की संख्या 1000 से कुछ ही ज्यादा थी, इसलिए हान मो का सेंचुरियन बनना ही एक बड़ी उपलब्धि थी। हान मो की बातों से लिन जेयू को सेना के बारे में गहरी समझ मिली। एक संगठित सेना के सामने मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। 100 प्रशिक्षित सैनिकों और सामरिक संरचना के साथ हान मो ब्लड क्यूई स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से मार सकते थे और यहां तक कि मेरो रिफाइनिंग स्तर वाले से भी लोहा लेने का साहस कर सकते थे। बेशक ये तभी संभव था जब वह मार्शल आर्टिस्ट आमने सामने की लड़ाई चुने। अगर ब्लड क्यूई स्तर का योद्धा पूरी रफ्तार से भागने लगे तो हान मो के पास उसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। फेहो गैंग में शामिल होने के बाद लिन जेयू के दिन अपनी पुरानी शांति में लौट आए। हर सुबह वह मास्टर लियांग के पास गोल्डन गूज तकनीक का अभ्यास करने जाते, खाली समय में 2 कहानियां लिखते और शाम को सीनियर ब्रदर हान मो के साथ अभ्यास करते। सीनियर ब्रदर हान मो अभी अभी डाकुओं का दमन करके लौटे थे, इसलिए वे शहर में आधा महीना रुक सकते थे और उनके पास काफी खाली समय था। सिटी गार्ड के लोग हर आधे महीने में रोटेट होते थे, जो बाहर जाकर महत्वपूर्ण रास्तों की रक्षा करते और डाकुओं का सफाया करते थे। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। मिस्टर लिन, क्या आपने कहानियां पूरी कर ली? लू जेनफांग ने लिन जेयू से उम्मीद भरी नजरों से पूछा। उन्हें अगली सुबह जल्दी निकलना था। पूरी हो गई है, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और 2 मोटी बंधी हुई जिल्दें बाहर निकाली। ये पिछले 4 दिनों के उनके उन्मत्त लेखन का परिणाम थी। लिखावट थोड़ी अस्त व्यस्त थी। क्या मैं पहले एक नज़र देख सकता हूँ? ल्यू किहुई ने पूछा। बिल्कुल, लिन जेयू ने जिल्दे सौंपते हुए कहा और उन दोनों ने जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि लिखावट थोड़ी खराब थी, लेकिन इससे पढ़ने में कोई बाधा नहीं आई। जल्द ही उन दोनों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। मिस्टर लिन की कहानी वाकई अद्भुत है। यह 15 सोने की मोहरें हैं, जो वर्तमान बाजार दर पर ठीक 150 चांदी की मोहरों के बराबर हैं। लू किहुई ने एक छोटी सी पोटली थमाते हुए कहा। लिन जेयू ने पोटली ली, उसे खोला और देखा कि उसमें सोने के 15 बिस्कुट थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1 ताल था। ये पहली बार था जब उन्हें सोना मिला था, क्योंकि दैनिक लेन देन में आमतौर पर चांदी या आधिकारिक सिक्के ही चलते थे। हालांकि 150 चांदी की मोहरों की तुलना में ये सोना रखना बहुत आसान था। अगर आप भविष्य में और भी शानदार कहानियां चाहते हैं, तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं, लिन जेयू ने मुस्कुराते हुए पैसे रखते हुए कहा। बड़ी खुशी से। अगर आप कभी बाफांग सिटी आए और आपके पास जाने के लिए कोई जगह न हो, तो आप हमारे लू परिवार में आ सकते हैं। हमारे परिवार के अपने सराय और चाय घर भी हैं। अगर आप वहां कहानी सुनाते हैं, तो वेतन निश्चित रूप से अभी से कहीं अधिक होगा, लू किहुई ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सवेरे नंबर 33 जिनडोंग स्ट्रीट। अभ्यास करते समय लिन जेयू जोर जोर से हौंफ रहे थे। कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद लिन जेयू की शक्ति में तेजी से सुधार हुआ था। उनके शरीर से अक्सर टेंडन और हड्डियों के गूंजने की आवाजें आती थी और उनकी हड्डियां सख्त और मजबूत होती जा रही थी। हालांकि वह अभी भी लोहे जैसी हड्डियों वाले चरण से काफी दूर थे। चूंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को कीमती दवाओं से नहीं सींचा था, इसलिए लोहे जैसी हड्डियों की स्थिति तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। सौभाग्य से लिन जेयू के पास अपना गोल्डन फिंगर था। जब तक वह उस विशेष मानसिक स्थिति में प्रवेश करते और लोहे जैसी हड्डियों के स्तर तक पहुंचते, वह उनके शरीर पर दिखने लगता। गोल्डन गूज तकनीक का 2 घंटे अभ्यास करने के बाद लिन जेयू रुके और अपनी सांसें काबू करने लगे। इस बीच लियांग सोंग इत्मीनान से केतली से आंगन के पौधों को पानी दे रहे थे। पानी देने के बाद उन्होंने कैंची की एक छोटी जोड़ी ली और सावधानी से फूलों और पौधों की छटाई करने लगे, अपना पूरा ध्यान उन्हीं में लगा दिया। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 7। कौशल बर्बर बेल मुक्का बाबैरक ऑक्स फिस्ट 4%। गोल्डन गूज तकनीक पहला चरण 39%। अपनी चेतना के भीतर डेटा को देखते हुए लिन जेयू ने देखा कि गोल्डन गूज तकनीक 39% तक पहुंच गई थी। करीब आधे महीने में ये संभवतः पहले चरण की पूर्णता तक पहुंच जाएगी और दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगी।
गोल्डन गूज तकनीक का पहला चरण मार्शल आर्टिस्ट्स के मसल फोर्जिंग क्षेत्र के बराबर था। चूंकि लिन जेयू पहले से ही बोन फोर्जिंग स्तर पर थे, इसलिए उनकी प्रगति काफी तेज थी। यदि बर्बर बेल मुक्का केवल मुक्कों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता और गोल्डन गूज तकनीक केवल पैरों की तकनीक में माहिर नहीं होती, जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों का प्रशिक्षण होता, तो उनकी प्रगति और भी तेज होती। 2 घंटे से अधिक की ट्रेनिंग के बाद लिन जेयू ने ब्रेक लेने का फैसला किया और पत्थर की मेज पर अपने मास्टर के साथ बैठकर बातें करने लगे। वैसे मास्टर, क्या आपके पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे कोई अपनी आभा को छिपा सके और अपनी शक्ति को गुप्त रख सके? लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा। लियू भाई बहनों के साथ सौदे के बाद वह अचानक बहुत अमीर हो गए थे। जेब में इतनी चांदी और 7 यूनिट ओरिजिन फोर्स जमा होने के कारण उन्हें लगातार बेचैनी हो रही थी कि वह उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वह लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लियांग सोन की शक्ति पहले से ही ब्लड क्यूई के तीसरे रूपांतरण तक पहुंच चुकी थी, इसलिए कोई भी प्रगति उनसे छिपी नहीं रह सकती थी। लेकिन अगर उनके पास अपनी ताकत छिपाने की तकनीक होती, तो वह बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सकते थे और उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उन्हें देख लेगा या उनके खजाने को हड़पने की कोशिश करेगा। अपनी आभा छिपाने की तकनीक, तुम वह क्यों सीखना चाहते हो? ऐसी तकनीकों में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है, इसके लिए सालों के कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। उच्च समझ के साथ भी कोई 7-8 साल के प्रयास के बिना सफल नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी योग्यता और समझ में कमी है, तो 10 या 20 साल बिताने पर भी कोई परिणाम नहीं मिल सकता, लियांग सोन ने चेतावनी दी। तुम अभी तेजी से विकास के दौर में हो। तुम्हारा मुख्य कार्य अपनी प्राथमिक साधना तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाना है, न कि अन्य मामलों में समय बर्बाद करना। मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस दुनिया में उथल पुथल मची है। अगर मैं अपनी आभा को छिपाना सीख सकूं, तो दुश्मन अपनी सतर्कता कम कर देंगे। अगर वास्तव में कुछ होता है, तो यह एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता साबित होगा, लिन जेयू ने समझाया। निश्चिंत रहें मास्टर, मैं इस पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करूंगा। अपने दैनिक प्रशिक्षण के अलावा मैं इसे समझने और इस पर विचार करने के लिए केवल अपने खाली समय का उपयोग करूंगा। ये सुनकर लियांग सोन ने एक पल के लिए विचार किया और महसूस किया कि लिन जेयू की बातें वास्तव में तर्कसंगत थीं। बहुत अच्छा, लेकिन याद रहे, इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद मत करना। खतरे का सामना करने और खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका मजबूत बनना है, न कि खुद को कमजोर दिखाना, लियांग सोन ने लिन जेयू को याद दिलाते हुए आगाह किया कि वे मुख्य लक्ष्य से न भटकें। लिन जेयू ने सहमति में सिर हिलाया। उनका मुख्य लक्ष्य ओरिजिन फोर्स के उपयोग से होने वाली ताकत की अचानक वृद्धि को छिपाना था। मेरे पास कछुआ श्वास महाविधि नामक एक तकनीक है। इसका उपयोग अपनी आभा को छिपाने और शक्ति को मास्क करने के लिए किया जा सकता है। ये तकनीक एक ग्रैंडमास्टर स्तर के विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई थी। उस समय वह विशेषज्ञ बूढ़ा हो चुका था, अब अपने चरम पर नहीं था। इसलिए उसने खुद को शोध में लगा दिया, इस उम्मीद में कि वह ब्लड क्यूई को रोकने का एक तरीका खोज सके जिससे बुढ़ापा धीमा हो जाए, और इस तरह कछुआ श्वास महाविधि का जन्म हुआ। इस तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य जीवन शक्ति और ब्लड क्यूई को संरक्षित करना है, जिससे उम्र के साथ व्यक्ति की शक्ति में गिरावट को धीमा किया जा सके। आभा को छिपाना और शक्ति को गुप्त रखना केवल इसका एक गौण प्रभाव है, लियांग सोन ने समझाया, जिन्होंने फिर लिन जेयू को तकनीक सिखाना शुरू किया। ये तकनीक अत्यंत गूढ़ थी, जिसमें ब्लड क्यूई, एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियन का ज्ञान शामिल था। इस तकनीक को कॉपी कर लो और घर पर धीरे धीरे इसका अध्ययन करो। कछुआ श्वास महाविधि में ब्लड क्यूई का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ब्लड क्यूई स्तर तक पहुंचने से पहले इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है। तुम उस स्तर तक पहुंचने तक इसकी साधना शुरू करने के लिए इंतजार कर सकते हो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद लियांग सोन ने लिन जेयू को ऑर्गन फोर्जिंग और ब्लड क्यूई स्तर के बारे में समझाया और फिर शांति से अपनी चाय पीते रहे। ये तकनीक मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। तकनीक में शामिल ज्ञान की विशाल मात्रा, जैसे कि आंतरिक अंगों और मेरिडियन का ज्ञान, असीमित था। इसे पूरी तरह से समझने और याद रखने के लिए चिंतन, साधना और शोधन की लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। अध्याय 32, कानों से श्वसन। एक मंद हवा का झोंका गुजरा और पेड़ धीरे से सरसराए। रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी। लिन जेयू घर से
QE बढ़ाने वाली और रक्त पोषक जड़ी बूटियां निकाल लाया ताकि उन्हें उबालकर दवा बना सके। हाल के दिनों में उसने लगभग 200 चांदी के सिक्के बचा लिए थे और उसकी ओरिजिन फोर्स 7 यूनिट तक जमा हो गई थी। दुर्भाग्य से वह अपनी शक्ति को लापरवाही से बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लियांग सोन कहीं जाने की योजना बना रहे थे, हालांकि लिन जेयू को नहीं पता था कि कहाँ। उनके जाने से पहले के दिनों में लिन जेयू प्रतिदिन उनके पास मार्गदर्शन और युद्ध प्रशिक्षण के लिए जाता था। यदि वह अचानक अपनी शक्ति बढ़ाता तो यह उसके मास्टर के लिए बहुत स्पष्ट हो जाता। ऐसी स्थिति में वह इसे समझा नहीं पाता। सौभाग्य से कछुआ श्वास महाविधि के साथ वह इस समस्या से बच सकता था। हालांकि उसके मास्टर ने इसके लिए मना किया था, फिर भी उसने पहले इसे ही साधने की योजना बनाई। इस तरह वह दूसरों को पता चले बिना कि उसकी शक्ति अचानक कैसे बढ़ गई, अपनी अन्य मार्शल आर्ट्स में सुरक्षित रूप से सुधार कर सकता था। जब तक काढ़ा उबल रहा था, उसने कछुआ श्वास महाविधि वाला कागज निकाला और उसका अध्ययन करने लगा। यद्यपि पशुओं के कान होते हैं, वे अपनी नाक से सांस लेते हैं। यद्यपि कछुओं की नाक होती है, वे अपने कानों से सांस लेते हैं। इसलिए जब कछुए की सांस की बात की जाए तो इसे कानों के माध्यम से ही वर्णित किया जाना चाहिए। कछुए की सांस को निर्देशित करने की विधि सांस को सुनना है। नींद में QE कानों से निकलती है। इसे कछुए की श्वास कहा जाता है और यही कारण है कि वह लंबी आयु पाता है। इस गूढ़ विवरण को देखकर और लियांग सोन की पहले की व्याख्याओं को जोड़कर लिन जेयू इसका अर्थ समझने लगा। कछुआ श्वास महाविधि एक प्रकार की बायोनिक मार्शल आर्ट थी जो कछुए की दीर्घायु श्वसन तकनीक, सार और QE के नियंत्रण और ब्लड QE के संचरण की नकल करती थी। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य दीर्घायु था, जबकि आभा को छिपाना और शक्ति को गुप्त रखना इसके केवल गौण प्रभाव थे। कितनी अद्भुत मार्शल आर्ट है! जिस विशेषज्ञ ने ये तकनीक बनाई वह वास्तव में असाधारण था। लिन जेयू ने प्रशंसा में एक ठंडी सांस भरी। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में ताओवाद में भी ऐसी तकनीक थी, हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कितनी प्रभावी थी। दुर्भाग्य से लिन जेयू ने अपने पिछले जीवन में कभी ऐसी चीजों का अभ्यास नहीं किया था। अन्यथा वह परीक्षण कर सकता था कि उसके पिछले संसार की मार्शल आर्ट्स इस दुनिया में काम करेगी या नहीं। तकनीक के निर्देशों का पालन करते हुए वह पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा और पूरी तरह शिथिल रखा, जबकि उसके हाथों ने जिवु मुद्रा बनाई और वे उसके पेट के निचले हिस्से के पास एक साथ टिके थे। उसने अपनी नासिका छिद्रों में कंपन पैदा किया और कछुआ श्वास महाविधि की आवश्यकता के अनुसार सांस ली। उसका सीना और पेट ऊपर नीचे होने लगा, उसकी सांस लंबी और स्थिर हो गई। 2 घंटे से अधिक समय के बाद लिन जेयू धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आ गया। उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और यहाँ तक कि उसके शरीर का तापमान भी कई डिग्री गिर गया। अगले 30 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली। वह अब और अधिक समय तक उस स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ था। कछुआ श्वास महाविधि के लिए शरीर पर अत्यंत उच्च नियंत्रण की आवश्यकता थी। केवल तभी कोई अपने ब्लड QE के प्रवाह में हेरफेर कर सकता था और अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित कर सकता था, जिससे चयापचय धीमा हो जाता था। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 7। कौशल बर्बर बेल मुक्का 4%। गोल्डन गूज तकनीक पहला चरण 39%। कछुआ श्वास महाविधि सुषुप्ति डोमेंसी 2%। इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद मैंने केवल इतनी ही प्रगति की है। पहले चरण तक पहुंचना भी बेहद कठिन है, लिन जेयू ने खुद से बुदबुदाया। वह कछुआ श्वास महाविधि की साधना जारी रखने के लिए फिर से पालथी मारकर बैठना चाहता था, लेकिन उसके दिल और फेफड़ों में असहनीय बेचैनी महसूस हो रही थी। यह इस बात का संकेत था कि उसके आंतरिक अंग इस विधि के तनाव को सहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। कई घंटों तक काढ़ा उबलने के बाद आंगन जड़ी बूटियों की महक से भर गया। लिन जेयू ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी आत्मा कुछ हद तक बहाल हो गई है। इस बार उसने QE बढ़ाने वाली और रक्त पोषक जड़ी बूटियों के 15 सेटों का उपयोग किया था, जिन्हें एक साथ उबालने के लिए 5 कड़ाहों में बांटा गया था। मुझे मास्टर लियांग से पूछना होगा कि क्या उनके पास इससे मजबूत नुस्खे हैं। जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ती है, मुझे जड़ी बूटियों की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। मैं भविष्य में एक साथ 100 सेट जड़ी बूटियां नहीं उबाल पाऊंगा, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। उसने तैयार काढ़ा निकाला, उसे ठंडा होने दिया और पी लिया। वह पालथी मारकर बैठा, कछुआ श्वास महाविधि की मुद्रा धारण की और अपनी इच्छा शक्ति जागृत की।
कछुआ श्वास महाविधि में सुधार के लिए ओरिजिन फोर्स की 2 यूनिट का उपयोग करें। कछुआ श्वास महाविधि मुख्य रूप से मांसपेशियों, त्वचा, आंतरिक अंगों और ब्लड क्यूई पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देती थी। ये प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संवर्धन या शक्ति वृद्धि बहुत कम प्रदान करती थी। इसलिए लिन जेयू को लगा कि शरीर को दोबारा ढालने के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिक नहीं होगी। ओरिजिन फोर्स की 2 यूनिट गायब हो गई और लिन जेयू का मन एक विशेष अवस्था में चला गया। वह सब कुछ भूल गया और पूरी तरह से कछुआ श्वास महाविधि की साधना में डूब गया। इस विशेष अवस्था में ऐसा महसूस हुआ जैसे कई साल बीत गए हों। कछुआ श्वास महाविधि की उसकी समझ गहरी होती गई। कछुआ श्वास महाविधि की प्रगति तेजी से बढ़ी, एक ही पल में सुषुप्ति से पहले चरण पर पहुंच गई और फिर कुछ ही देर बाद दूसरे चरण पर। ये 26% पर जाकर रुकी। उसी समय उसके शरीर में रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने शरीर को मजबूत और नया रूप देने के लिए औषधीय शक्ति का सहारा लिया। बर्बर बेल मुक्का में सुधार की अनुभूति के विपरीत कछुआ श्वास महाविधि ने उसकी ताकत और शक्ति में केवल मामूली वृद्धि की। इसका मुख्य प्रभाव उसके शरीर पर नियंत्रण को बढ़ाना था। रहस्यमयी ऊर्जा ने कार्य की औषधीय शक्ति को सोखा और उसे उसकी मांसपेशियों, हड्डियों, कोशिकाओं और रक्त में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे गहरे और जटिल स्तर पर पोषित और रूपांतरित होने लगे। जो सुधरा वे शरीर के सूक्ष्म पहलू थे, वे हिस्से जिन्हें केवल मार्शल कल्टीवेशन के माध्यम से परिष्कृत करना लगभग असंभव था। जैसे जैसे उसकी शक्ति में सुधार हुआ, लिन जेयू की आभा मजबूत होने के बजाय कमजोर होती गई। बर्बर बेलमू के द्वारा निखारी गई तीक्ष्णता भी कछुआ श्वास महाविधि की प्रगति के साथ कम होने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद लिन जेयू ने अपनी आंखें खोली, जिनमें विस्मय की एक झलक थी। उसने सोचा, कछुआ श्वास महाविधि वास्तव में अद्भुत है। ये वाकई एक शानदार तकनीक थी। कछुआ श्वास महाविधि का उद्देश्य युद्ध शक्ति बढ़ाना नहीं बल्कि जीवनकाल बढ़ाना था। दीर्घायु की खोज में चयापचय, ब्लड क्यूई और कोशिकीय गतिविधि को कम करने का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शरीर की अद्भुत समझ की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसकी साधना अतुलनीय रूप से कठिन थी। प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति को मांसपेशियों के सूक्ष्म पहलुओं और अंगों के भीतरी विवरणों को धीरे धीरे, कदम दर कदम मजबूत करना था ताकि शरीर पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो सके। कछुआ श्वास महाविधि को दूसरे चरण तक ले जाने के बाद लिन जेयू ने महसूस किया कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण एक और स्तर तक बढ़ गया है। हालांकि वह अभी भी ब्लड क्यूई स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था, लेकिन कछुआ श्वास महाविधि के माध्यम से उसने ब्लड क्यूई की गहरी समझ प्राप्त कर ली थी। लिन जेयू ने कछुआ श्वास महाविधि की श्वसन पद्धति का उपयोग किया, जिससे उसकी आभा तेजी से घटने लगी। प्रत्येक सांस के साथ उसकी आभा गिरती गई, जब तक कि वह एक साधारण आदमी की तरह नहीं दिखने लगा जिसने कभी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया हो, सिवाय इसके कि वह थोड़ा अधिक मजबूत दिख रहा था। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 5। कौशल बर्बर बेल मुक्का 4%, गोल्डन गूज तकनीक पहला चरण 39%, कछुआ श्वास महाविधि दूसरा चरण 13%। दूसरा चरण भी पूरा हो गया। मैंने जो भी दवा पी थी वह खत्म हो गई है और यहाँ तक कि मेरे शरीर की थोड़ी ऊर्जा भी खर्च हो गई है, हालांकि सौभाग्य से बहुत ज्यादा नहीं। लिन जेयू ने अपने शरीर को ध्यान से महसूस करने के बाद सोचा। उसने अभी एक साथ ओरिजिन फोर्स की 2 यूनिट का उपयोग किया था, जो काफी भारी खपत थी। लगभग 17 सेट कार्य की औषधीय शक्ति पर्याप्त रही होती। कितनी अफसोस की बात है कि घर में पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं हैं, अन्यथा मैं सीधे तीसरे चरण तक पहुंच सकता था, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। कछुआ श्वास महाविधि का दूसरा चरण उसके लिए बहुत काम का नहीं था। इसमें कुल 3 चरण थे। पहले चरण की पूर्णता पर व्यक्ति उसी स्तर के अन्य लोगों से अपनी शक्ति छिपा सकता था। दूसरे चरण की पूर्णता पर 2 स्तर ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट भी उसकी शक्ति को नहीं देख सकते थे। यदि कोई तीसरे चरण की पूर्णता तक पहुंच जाता तो शरीर दोषरहित हो जाता और अपने मूल में लौट आता, जिससे ब्लड क्यूई के साथ साथ सार क्यूई और आत्मा पर अभूतपूर्व महारत हासिल हो जाती। उस स्तर पर बड़े बड़े मार्शल ग्रैंडमास्टर भी उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाते। कल मैं मास्टर लियांग से पूछूंगा कि क्या उनके पास और अधिक शक्तिशाली नुस्खे हैं। अन्यथा हर बार इतनी सारी जड़ी बूटियां उबालना बहुत कष्टदायक है, लिन जेयू ने बुदबुदाया। अभी की प्रगति दर के आधार पर तीसरे चरण में आगे बढ़ने के लिए लगभग 3 और ओरिजिन फोर्स की यूनिट और लगभग 25 सेट क्यूई पोषक और रक्त पोषक कार्य की आवश्यकता होगी। अध्याय 33 सरल और आडंबरहीन।
अगली सुबह लिन जेयू ने पूरी सुबह लियांगसोन के आंगन में गोल्डन गूज तकनीक का अभ्यास करने में बिताई। मास्टर लियांग के मार्गदर्शन से गोल्डन गूज तकनीक की उनकी समझ कुछ और डिग्री आगे बढ़ गई थी। शायद इसलिए कि वे जल्द ही जाने वाले थे। जब लिन जेयू ने पूछा कि क्या उनके पास और अधिक शक्तिशाली औषधीय नुस्खे हैं, तो लियांगसोन ने सीधे उन्हें 2 नुस्खे थमा दिए। एक ऑर्गन फोर्जिंग क्षेत्र के लोगों के लिए उपयुक्त था, जबकि दूसरे का उपयोग केवल ब्लड क्यूई स्तर के लोग ही कर सकते थे। लिन जेयू ने ऑर्गन फोर्जिंग वाले नुस्खे को छोड़ दिया और सीधे ब्लड क्यूई वाले नुस्खे ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग काढ़े का अध्ययन करने लगे। ये काढ़ा शरीर की ब्लड क्यूई की भरपाई कर सकता था और जीवन शक्ति को मजबूत बना सकता था, और इसकी औषधीय शक्ति बेहद उग्र थी। यदि ब्लड क्यूई स्तर से नीचे का कोई मार्शल आर्टिस्ट इसका सेवन करता, तो यह उसकी बुनियादी नींव को नुकसान पहुंचा सकता था। उस शाम सीनियर ब्रदर हान मो फिर आए। दोनों ने लियांगसोन के आंगन में 2 घंटे से अधिक समय तक अभ्यास किया, और सीनियर ब्रदर हान मो के पूरे प्रयासों के साथ लिन जेयू को हथियारों से लैस विरोधियों से लड़ने की काफी समझ मिली। इन दिनों के संपर्क के बाद वह सीनियर ब्रदर हान मो को थोड़ा बेहतर समझने लगा था। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे जिनके व्यवहार से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी झलकती थी। ठीक है, अब थोड़ा आराम करो, देर रात तक प्रशिक्षण मत करो, लियांगसोन ने लिन जेयू को रोकते हुए कहा, जो अभी भी हमले जारी रखना चाहता था। ये लड़का अत्यंत उग्रता के साथ प्रशिक्षण लेता था। भले ही वह बुरी तरह हॉन्फ रहा था, फिर भी वह हान मो पर एक के बाद एक हमले कर रहा था। लेकिन यही वह दृढ़ता और लगन थी जिसने लियांगसोन को उसे पसंद करने और उसे गोल्डन गूज तकनीक सिखाने के लिए प्रेरित किया था। लिन जेयू रुका और दीवार के सहारे टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुम वाकई अपने प्रति बहुत निर्दयी हो, हान मो ने कहा। चांदनी में लिन जेयू के शरीर पर दर्जनों नीले निशान देखे जा सकते थे, जो हान मो की कुंद तलवार की चोट से बने थे। बाहर अराजकता फैली है। कौन जानता है कि विद्रोही सेना कब हमला कर दे। जब तक चीजें अपेक्षाकृत शांत हैं, तब तक अपनी ताकत तेजी से बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा दर्द कुछ भी नहीं है, लिन जेयू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने लियांगसोन से विदा ली और निकल गए। चांदनी रात में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इन दिनों बिना वजह शहर से बाहर मत जाओ, डाकू हर जगह घूम रहे हैं, हान मो ने कहा। क्या विद्रोही सेना फिर से कोई कदम उठा रही है? लिन जेयू ने पूछा। आनी शहर भी गिर चुका है और शरणार्थियों की एक और लहर शहर के बाहर आ पहुंची है, हान मो ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर दुख और दया का भाव था। सोनगई शहर केवल सीमित संख्या में शरणार्थियों को ही रख सकता था, और वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। शरणार्थियों को शहर के बाहर बेहद खराब परिस्थितियों में रखा गया था। मौसम ठंडा होता जा रहा था, और हर सुबह अपनी गश्त के दौरान हान मो कई शरणार्थियों को ठंड से मरा हुआ देख सकते थे। मैं समझ गया, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह शायद ही कभी शहर से बाहर जाता था और उसने बाहरी शहर का दौरा भी नहीं किया था। उसका दैनिक जीवन सरल था, घर, चाय घर, मास्टर लियांग का घर, और कभी कभी जिया यान्योग और अन्य लोगों के बहकावे में आकर फ्लावर पवेलियन का दौरा। बस इतना ही। अपने आंगन में वापस आकर लिन जेयू ने अपने कपड़े उतारे और प्रशिक्षण जारी रखा। अपने शरीर की सीमाओं को तोड़े हुए उसे कई दिन बीत चुके थे, और उसका सार, क्यूई और आत्मा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गए थे। धप धप धप। देर रात आंगन से टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। भले ही लकड़ी का खंभा पुराने कपड़ों की मोटी परतों में लिपटा हुआ था, फिर भी आवाज तेज थी और पूरे आंगन में गूंज रही थी। सौभाग्य से उसके छोटे से आंगन के आसपास कम ही लोग थे और वह दूसरों से काफी दूर था, अन्यथा अशांति की शिकायतें दरवाजे तक आ जाती। 2 घंटे से अधिक समय के बाद लिन जेयू जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हौंफने लगा। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 6। कौशल बर्बर बेल मुक्का 4%। गोल्डन गूज तकनीक पहला चरण 39%। कछुआ श्वास महाविधि दूसरा चरण 26%। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया और लियांगसोन के घर नहीं गया। लिन जेयू ने नए काढ़े का नुस्खा लिया और जड़ी बूटियां खरीदने के लिए फार्मेसी गया। इस विशेष काढ़े की जड़ी बूटियां खरीदना आसान नहीं था। सभी को इकट्ठा करने से पहले उसे कई दुकानों पर जाना पड़ा, और जड़ी बूटियों की एक खुराक की कीमत उसे 10 चांदी के सिक्कों से थोड़ा अधिक पड़ी। कितना महंगा है?
एक सेट की कीमत साधारण कारे के 10 बैचों के बराबर है, लिन जेयू ने अपने मन में टीस महसूस करते हुए बुदबुदाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि जो 100 या उससे अधिक चांदी के सिक्के उसने बचाए थे, वे बहुत ज्यादा नहीं थे, केवल 1 दर्जन से थोड़े अधिक सेट खरीदने के लिए पर्याप्त थे। घर वापस आकर उसने खरीदी गई जड़ी बूटियों के 3 सेट निकाले और उन्हें उबालने के लिए बर्तन में डाल दिया। उसे पहले औषधीय शक्ति का परीक्षण करने की आवश्यकता थी। यदि एक काढ़ा सामान्य काढ़ों से कमजोर निकला तो ये लागत के लायक नहीं था। लिन जेयू ने इसे कुल 5 बार उबाला, जड़ी बूटियों से औषधीय शक्ति की हर एक बूंद निकाल ली। जल्द ही आंगन एक गाढ़ी औषधीय खुशबू से भर गया। लिन जेयू ने एक छोटा घूंट लिया और उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उसने कहा, ये चीज पहले पिए गए काढ़ों से कहीं ज्यादा कड़वी है। अपनी सांस रोककर उसने पूरा काढ़ा एक बार में गटक लिया। तुरंत ही उसके भीतर एक तीव्र जलती हुई गर्मी महसूस हुई। यह औषधीय शक्ति बहुत उग्र है। लिन जेयू हैरान रह गया। जैसे ही काढ़ा उसके पेट में पहुंचा, उसे गर्मी फैलती महसूस हुई। उसे लगा कि अगर कुछ और मिनट बीत गए तो शायद नाक से खून फूट पड़ेगा। वह तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और मन में विचार किया। कछुआ श्वास महाविधि को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 3 यूनिट का उपयोग करें। एक ही पल में रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने काढ़े से औषधीय शक्ति खींचकर उसे पूरे शरीर में फैला दिया। उसका मन एक विशेष अवस्था में चला गया और साधना का एक लंबा सत्र शुरू हुआ, जिससे कछुआ श्वास महाविधि की उसकी समझ और भी गहरी हो गई। लिन जेयू का शरीर भी जबरदस्त बदलावों से गुजर रहा था। हालांकि उसकी ताकत और गति नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी मांसपेशियां और त्वचा सख्त हो गई और उसकी आभा अधिक नियंत्रित हो गई। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके आंतरिक अंगों के भीतर हुआ। जैसे जैसे कछुआ श्वास महाविधि आगे बढ़ी, इसकी श्वसन पद्धति की सहायता से लिन जेयू के 5 अंग और अधिक मजबूत हो गए, जिससे वह ऑर्गन फोजिन क्षेत्र के आधे से अधिक रास्ते को पार कर गया। उसकी सांसें लंबी और स्थिर होती गईं, और यहां तक कि उसके दिल की धड़कन भी धीमी हो गई। रहस्यमयी शक्ति के सूक्ष्म समायोजन के तहत उसकी मांसपेशियों का घनत्व और भी बढ़ गया। हालांकि उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसका रूप सूक्ष्म रूप से दुबला दिखाई देने लगा था। लिन जेयू के चारों ओर की आभा बार बार कम होती गई, वह बिल्कुल सरल और बिना किसी तीखेपन के हो गई। मार्शल ट्रेनिंग से जो तीखापन आया था, वह धीरे धीरे फीका पड़ गया और वह एक साधारण विद्वान की तरह दिखने लगा, जिसके पास मुर्गी बांधने जितनी भी ताकत न हो। कुछ सांसों के बाद एक लंबी अशुद्ध सांस छोड़ते हुए लिन जेयू ने अपनी आंखें खोली। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 3। कौशल बर्बर बेल मुक्का 4%, गोल्डन गूज तकनीक पहला चरण 39%, कछुआ श्वास महाविधि तीसरा चरण 0%। आखिरकार मैं तीसरे चरण पर पहुंच गया हूं। अब यदि मैं अपनी शक्ति बढ़ाकर ब्लड क्यू इस स्तर तक भी ले जाऊं, तो मास्टर लियांग मेरी साधना को नहीं देख पाएंगे, लिन जेयू ने सोचा और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। अंततः वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ताकत बढ़ा सकता था। अपने शरीर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद लिन जेयू को एहसास हुआ कि जब वह पूरी तरह से कछुआ श्वास महाविधि का संचालन करता है, तो वह उस कमजोर विद्वान से अलग नहीं दिखता जिसने कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली हो। उसकी त्वचा बहुत चिकनी हो गई थी और उसकी मुठियां, जो मार्शल ट्रेनिंग से खुरदरी हो गई थी, अब वैसी ही दिखने लगी थी जैसी अभ्यास शुरू करने से पहले थी। इसका ऐसा प्रभाव भी होता है। लिन जेयू पूरी तरह चकित था। यदि वह कछुआ श्वास महाविधि को तीसरे चरण की पूर्णता तक साध लेता है, तो क्या उसकी त्वचा एक महिला से भी अधिक चिकनी नहीं हो जाएगी? कुछ देर तक कछुआ श्वास महाविधि के सुधारों का अध्ययन करने के बाद लिन जेयू को धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसका शरीर कुछ अधिक गर्म हो रहा है। जो 3 काढ़े मैंने अभी पिए थे, उनमें अभी भी औषधीय शक्ति बची हुई है, और ऐसा लगता है कि काफी कुछ शेष है, लिन जेयू ने सुखद आश्चर्य के साथ सोचा। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी की लगातार लहरों ने साबित कर दिया कि औषधीय शक्ति अभी भी काफी बची हुई थी, जो कि बोन फोर्जिंग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की सहनशक्ति से अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जड़ी बूटियों के एक सेट की कीमत 10 चांदी के सिक्के थी। पैसा सही जगह खर्च हुआ था। अध्याय 34। सारा डर मारक क्षमता की कमी से उपजता है। अभी भी औषधीय शक्ति बची हुई थी और लिन जेयू ने इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 1 यूनिट का उपयोग करें। यह विचार भेजा गया और ओरिजिन फोर्स की 1 यूनिट खर्च हो गई।
गोल्डन गूज तकनीक की साधना तेजी से बढ़ने लगी और लिन जेयू का मन एक विशेष अवस्था में डूब गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी अजीब और निराकार स्थान पर हो और इस जगह पर उसके पास केवल एक ही विचार था, गोल्डन गूज तकनीक का अभ्यास करना। बार बार, बिना रुके, अथक रूप से, किसी जुनूनी राक्षस की तरह। प्रगति तेजी से छलांग लगाते हुए सीधे 100% तक पहुंच गई और एक ही पल में वह दूसरे चरण में पहुंच गया। फिर भी प्रगति बढ़ती रही। अंततः ये तब रुकी जब दूसरे चरण की प्रगति 24% तक पहुंच गई। उसकी कोशिकाओं की गहराई से रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने लिन जेयू के शरीर को पोषित और रूपांतरित किया, मुख्य रूप से उसके दोनों पैरों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि उसके पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं, उसके टेंडन सख्त हो गए हैं और उसकी हड्डियों का घनत्व तेजी से बढ़ गया है, जिससे वे और अधिक कठोर हो गई हैं और उसे और भी अधिक विस्फोटक शक्ति प्रदान कर रही हैं। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम: लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 2। कौशल: बर्बर बेल मुक्का 4%। गोल्डन गूज तकनीक दूसरा चरण 24%। कछुआ श्वास महाविधि तीसरा चरण 0%। दूसरा चरण बोन फोर्जिंग स्तर। लिन जेयू ने सोचा। लिन जेयू ने अपनी आंखें खोली और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाया। उसे ब्लड क्यूई में कमी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसका शरीर अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कार्य की औषधीय शक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, केवल एक अंश शेष था। ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग काढ़ा वास्तव में असाधारण है, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। उसने अब से इसी नुस्खे का उपयोग करने की योजना बनाई, क्योंकि न केवल इसकी औषधीय शक्ति प्रबल थी, बल्कि इससे मेहनत भी बचती थी। ओरिजिन फोर्स की केवल 2 यूनिट बची थी और यह गोल्डन गूज तकनीक को तीसरे चरण तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। हालांकि कछुआ श्वास महाविधि ने उसकी ताकत को छिपा दिया था, लेकिन गोल्डन गूज तकनीक के उसके उपयोग और समझ को नकली नहीं बनाया जा सकता था और असली लड़ाई में यह आसानी से प्रकट हो जाता। आने वाले दिनों में वह रोजाना मास्टर लिया के घर सीनियर ब्रदर हान मो के साथ अभ्यास करने जाने वाला था। यदि वह धीरे धीरे सुधार करता तो वह इसे अपनी अद्भुत समझ का श्रेय दे सकता था। 3 दिन बाद जेड पिल टी हाउस के रास्ते में लिन जेयू देख सकता था कि हर घर में पटाखे फोड़े जा रहे थे और देवताओं की पूजा की जा रही थी। तर 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 तर, चारों ओर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं और बच्चे एक दूसरे का पीछा करते हुए खुशी से हंस रहे थे और खेल रहे थे। तीसरे दिन रसोई के देवता की बलि, चौथे दिन घर की सफाई, पांचवें दिन भाप वाले बन, छठे दिन सुअरों का वध। खाने को सुअर का मांस मिलेगा। क्वोट, वे एक दूसरे का पीछा करते हुए और खेलते हुए कहावत गा रहे थे। अपने सामने इस चिर परिचित दृश्य को देखकर लिन जेयू को अपने पिछले जीवन की बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। उस समय वह भी इन बच्चों की तरह बेफिक्र, खुश और हंसी से भरा हुआ था। जेड पिल टी हाउस पहुंचकर लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा, मैनेजर वू, आज कौन सा दिन है? हर कोई पटाखे क्यों फोड़ रहा है और देवताओं की पूजा क्यों कर रहा है? आज नियति के सच्चे स्वामी रसोई देवता की पूजा का दिन है। क्या आपका परिवार पूजा नहीं करता? मैनेजर वू ने ये बात स्वाभाविक रूप से कही, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि लिन जेयू एक शरणार्थी के रूप में यहाँ भाग कर आया था, जो रास्ते में अपने परिवार और दोस्तों से बिछड़ गया था। क्षमा करें, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल गया, मैनेजर वू ने पछतावे के साथ कहा। कोई बात नहीं, लिन जेयू ने हाथ हिलाया और कहा, वे नियति के सच्चे स्वामी रसोई देवता की पूजा कर रहे हैं, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि आज इतनी चहल पहल है। कई मायनों में ये दुनिया उसके पिछले जीवन के काफी समान थी। रसोई देवता की पूजा करने से आपदाएं दूर हो सकती थी और बुराई से रक्षा हो सकती थी, जिससे परिवार को सुरक्षा, भरपूर फसल और आने वाले वर्ष में मछली और मांस की प्रचुरता का आशीर्वाद मिलता था। रसोई देवता के अलावा द्वार देवता, पृथ्वी देवता, बिस्तर देवता, कुआं देवता, शौचालय देवता, नदी देवता आदि भी थे। ग्रेट वे में सत्ता की संरचना दिलचस्प थी। ये राजाओं का दैवीय अधिकार नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा दिया गया राजा का अधिकार था। सभी देवताओं को औपचारिक रूप से सम्राट द्वारा पदवी दी जाती थी। उदाहरण के लिए रसोई देवता को ही लें। उनकी पूरी उपाधि अगस्त हेवन के नियति के सच्चे स्वामी, पुण्य के रक्षक और भाग्य के प्रदाता थी, जो शाही महल की रसोइयों के प्रभारी देवता थे। जहां तक सम्राट के पूर्वज की बात है, वे मिरियाड डाउन्स के सर्वोच्च सम्राट, स्वर्ग के स्वर्ण महल के संप्रभु थे, जिन्हें संक्षेप में
अगस्त हेवनली एम्परर के रूप में जाना जाता था। इस दुनिया में सम्राट स्वर्ग का पुत्र नहीं था, सम्राट स्वयं स्वर्ग था। आज बहुत कम लोग हैं। लिन जेयू ने चाय घर के मेहमानों पर नजर डालते हुए कहा, कुछ किया नहीं जा सकता। आनी शहर पहले ही गिर चुका है और अधिक से अधिक लोग चिंतित हैं कि हमारे सोनगई शहर का नंबर अगला होगा, मैनेजर वू ने आह भरते हुए कहा। हाल ही में शहर के बाहर डाकुओं की बढ़ती संख्या के साथ व्यापारिक काफिलों की लागत बढ़ गई थी, जिससे शहर के भीतर कीमतें भी बढ़ गई थी। यदि हान मो और सिटी गार्ड समय समय पर डाकुओं को खत्म करने और व्यापार मार्गों को खुला रखने के लिए बाहर नहीं जाते, तो कीमतें शायद अब तक आसमान छू रही होती। पिछले कुछ दिनों में लिन जेयू से सामग्री खरीदने आने वाले कहानीकार भी कम हो गए थे, क्योंकि लोगों ने अब टिप देना बंद कर दिया था। हर कोई गरीब था और पैसे बचाने लगा था। कहानी सुनाने के समय में अभी करीब आधा घंटा बाकी था। लिन जेयू टहलते हुए जिया यान्योग और अन्य लोगों के पास गपशप करने चला गया। फेहो गैन के साथ कुछ समय रहने के बाद लिन जेयू उनसे परिचित हो गया था। जब वे बातें कर रहे थे, मैनेजर वू भी उनके साथ शामिल होने आए। मैनेजर वू, आइए बैठिए, लिन जेयू ने कहा। मैनेजर वू को देखकर उसने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब से ग्राहकों की संख्या कम हुई थी, वो यंगहे की मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह चिंता ने ले ली थी। दुनिया मुश्किल है, कौन जानता है कि ये कब खत्म होगा। मैनेजर वू ने आह भरी। शहर के बाहर डाकुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और शरणार्थियों को अब शहर में प्रवेश करने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। पहले कुछ विद्वानों और कुशल कारीगरों को काम खोजने के लिए शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरे शहरों से आने वाले बाहरी लोगों की बाढ़ के कारण शहर में अराजकता बढ़ने लगी है। कल बेवे स्ट्रीट पर 3 झड़पें हुई, जी जियांग ने कहा। जैसा कि जी जियांग ने बताया, लोगों के दिलों में बैठे डर के कारण शहर की व्यवस्था चरमरा रही थी। भले ही फेहोंग गैंग व्यवस्था बनाए रखने और संघर्षों को सुलझाने का प्रयास कर रहा था, फिर भी घटनाएं अक्सर हो रही थी। व्यवस्था टूटने से व्यापार प्रभावित हुआ और सुरक्षा शुल्क नहीं वसूला जा सका, इसलिए उनके आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले थे। समूह ने कुछ व्यंजन मंगवाए और समय बिताने के लिए थोड़ी शराब पी। उसी समय मैनेजर वो रहस्यमयी तरीके से पास झुके और बोले, क्या आपने सुना है? किंगहे पर्वत पर कुछ हुआ है। 9 स्टॉर्स गैंग का किंगहे पर्वत? लिन जेयू ने पूछा। इस दौरान उसने शहर के सत्ता गुटों के बारे में अधिक समझ हासिल कर ली थी। किंगहे पर्वत एक कोयले की खान थी जिसमें समृद्ध कोयला संसाधन थे, जो 9 स्टॉर्स गैंग के नियंत्रण में था। 9 स्टॉर्स गैंग का गठन कई बड़े परिवारों द्वारा किया गया था और खनन से होने वाली आय को पूर्व निर्धारित समझौतों के अनुसार उनके बीच वितरित किया जाता था। सही कहा, वह 9 स्टॉर्स गैंग का ही है, मैनेजर वू ने उत्तर दिया। बताओ तो फिर, क्या बड़ी बात हुई है? जिया यानियों की दिलचस्पी बढ़ गई। वह ये सुनकर स्पष्ट रूप से खुश था कि 9 स्टॉर्स गैंग पर कोई मुसीबत आई है। कुछ समय पहले उसकी उस गिरोह के सदस्यों के साथ झड़प हुई थी और एक लड़ाई में उसकी गर्दन कट गई थी। उसे ठीक होने में काफी समय लगा था। मैंने सुना है कि किंगहे पर्वत को श्राप दिया गया है। बहुत से लोग बिना किसी कारण के गायब हो गए। कुछ ने अपने मृत सहकर्मियों को कैंप में भटकते हुए भूतों के रूप में देखा, जिससे हर कोई आधा मर गया। सुरंगों में जाने वाले कई खनिक आतंक में भाग गए, जिनमें मेरे वो परिवार की जागीर के कई लोग भी शामिल थे, वो यंगहे ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। सौभाग्य से इस बार वो परिवार की जागीर से कोई नहीं मरा था, अन्यथा वो परिवार हंगामा करने जाता। धत, मुझे लगा कि डाकू घुस आए हैं। श्राप में क्या अजीब है। कोयले या लोहे की खदानों में जमीन के नीचे हमेशा अजीबोगरीब चीजें होती हैं। गहराई तक खोदो और तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ अशुभ मिल ही जाएगा। इसमें हंगामा करने वाली क्या बात है? जिया यान्योग ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा और इसे गंभीरता से नहीं लिया। वाकई, यह कोई बड़ी बात नहीं है। खानों की रखवाली करते समय मेरा सामना पहले भी इससे भी अजीब चीजों से हुआ है। जब ऐसा हो तो घबराओ मत। बस विस्फोटकों के कुछ राउंड चला दो और सब ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं, जी जियांग ने बात जोड़ी। फेहोंग गैंग की अपनी खदानें भी थीं। डाकुओं या प्रतिद्वंद्वी गुटों को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए सदस्य बारी बारी से उनकी रखवाली करते थे। दूर दराज के जंगली इलाकों में ऐसी चीजें असामान्य नहीं थीं। मैनेजर वू जैसा कोई व्यक्ति जो अपना सारा समय शहर में बिताता था, उसे ही यह अजीब लगेगा। ये सुनकर लिन जेयू खुद को अवाक महसूस करने लगा।
उसकी अभी दिलचस्पी जगी ही थी, लेकिन जिया यान्योग और अन्य लोगों की बातें सुनने के बाद उसकी जिज्ञासा जल्दी ही कम हो गई। सच में, सारा डर मारक क्षमता की कमी से उपजता है। अध्याय 35। जब भी अराजकता छाती है, याओ प्रकट होते हैं। क्या तुमने सच में भूत देखे हैं? लिन जेयू ने पूछा। उसे इस दुनिया में आए काफी समय हो गया था, फिर भी उसका सामना एक बार भी किसी भूत से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसके पूर्ववर्ती की यादों में भी ऐसा कोई अनुभव नहीं था, हालांकि आत्माओं और राक्षसों के बारे में अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। बिल्कुल, भविष्य में जब तुम्हें खानों की रखवाली के लिए भेजा जाएगा, तो तुम्हारा सामना भी उनसे हो सकता है। हर खान में बहुत से लोग मरे होते हैं। इतनी अधिक नफरत और कड़वाहट के बीच आत्माओं का जन्म होना निश्चित है, जिया यान्योग ने लापरवाही से कहा। निश्चित रूप से, वे भयानक दिखते हैं, लेकिन वे केवल आत्मा की परछाई मात्र हैं, जिन्हें न छुआ जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। वे जो सबसे बुरा कर सकते हैं, वह है इंसान के सार और क्यूई को सोखना। लेकिन मार्शल प्रैक्टिशनर होने के नाते, हमारा सार और क्यूई प्रचुर मात्रा में है। हम बिना किसी परेशानी के कुछ दिन झेल सकते हैं। अगर तुम्हारा सामना किसी भूत से हो, तो सीधे आग की ओर भागो। ये चीजें आग और विस्फोटकों से डरती हैं। बस उस जगह पर जहां वे दिखाई दें, कुछ बार बारूद से धमाका कर दो, और समस्या हल हो गई। उनकी बातें सुनकर लिन जेयू और वू यंगहे अवाक रह गए। ऐसी डरावनी हस्तियां इनके मुंह से सुनकर किसी बेकार कचरे जैसी क्यों लग रही थी। लेकिन अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसी लाश से हो जो उठ खड़ी हुई हो, तो जितनी दूर हो सके भाग जाओ। कुछ साल पहले, जब मैं पिछले बॉस के साथ खानों की रखवाली कर रहा था, तो किसी ने सुरंग से एक ताबूत खोद निकाला। जब उन्होंने उसे खोला, तो भगवान की कसम, अंदर की लाश बिल्कुल भी नहीं सड़ी थी। जैसे ही ताबूत खुला, वह अचानक सीधा बैठ गया। जीवित व्यक्ति को देखते ही वह काटने के लिए झपटा। उसने हमें आधा मार ही दिया था। उस याद से अब भी सहमे हुए जिया यान्योग ने कहा, उस चीज का शरीर पीतल और लोहे जैसा था। यहाँ तक कि विस्फोटक भी उसे नहीं मार सके। केवल एक ब्लड क्यूई स्तर का विशेषज्ञ ही उससे निपट सकता था। हम केवल भाग ही सकते थे। भाई योंग, आपका ज्ञान विशाल है। मैं वास्तव में धन्य हो गया, मैनेजर वू ने विस्मय में कहा। मैनेजर वू सुध-बुध खोकर सुन रहे थे और प्रशंसा में आह भरे बिना नहीं रह सके। अपने पूरे जीवन में वे शायद ही कभी शहर की दीवारों से बाहर गए थे, और वे जो अधिकांश कहानियां जानते थे, वे दूसरों से सुनी सुनाई थी। लिन जेयू भी जो कुछ उसने सुना, उससे उतना ही चकित था। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपने नहीं देखा है। बाहर की दुनिया अराजकता में है। विद्रोही सेनाओं के उत्पात के साथ समय उथल पुथल भरा है। बहुत जल्द शहर भी सुरक्षित नहीं रह सकता, जी जियांग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मैनेजर वू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि जब भी दुनिया में अराजकता का राज होता है, याओ अजीब जीव प्रकट होते हैं। अगर यह अव्यवस्था जारी रही, तो याओ और राक्षस दोनों ही सामने आएंगे। मैंने अपनी दादी को भी यही कहते सुना है। जब मैं छोटा था, वे हमेशा मुझे डराने के लिए याओ और राक्षसों की कहानियों का इस्तेमाल करती थी, जी जियांग ने हंसते हुए कहा। समूह बेकार की गप्पे मारता रहा। उसी समय बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, एक बार चारों ओर नजर दौड़ाए, और सीधे लिन जेयू और अन्य लोगों की ओर भागा। भाई योंग, भाई जियांग, भाई यू, कुछ गड़बड़ है, उस आदमी ने भारी सांसें लेते हुए कहा। क्या हुआ? लिन जेयू ने उसे चाय का प्याला थमाते हुए पूछा ताकि वह अपनी सांसें काबू कर सके। वेडिंग गैंग के लोग फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इस बार उनका नेतृत्व जिंग जिंगलोंग कर रहा है, आदमी ने कहा। वह कमीना जिंग जिंगलोंग, वह फिर से हमारे फेहोंग गैंग के इलाके में उपद्रव करने घुस आया है। जिया यान्योग ने मेज पर हाथ पटका और उछलकर खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसने कहा, हमें वहां ले चलो। लिन जेयू उठा और मैनेजर वू को एक पांडुलिपि थमा दी। उसने कहा, मैनेजर वू, आज की कहानी सुनाने के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। ये रहा स्क्रिप्ट। ठीक है, सावधान रहना, मैनेजर वू ने पांडुलिपि स्वीकार करते हुए जवाब दिया। ये कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने और लिन जेयू ने पहले ही चर्चा कर ली थी। कहानी सुनाने के दौरान परेशानी होने पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लिन जेयू ने मैनेजर वू के साथ पहले से ही एक वैकल्पिक योजना बना रखी थी। रास्ते में लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा, इस जिंग जिंगलों की ताकत का स्तर क्या है? उसने पहले कभी सामूहिक लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसके लिए ये सब अजीब तरह से नया महसूस हो रहा था।
वह मुझसे अधिक ताकतवर है। पिछली बार जब मैंने उससे अकेले लड़ाई लड़ी थी तो मैं केवल एक चाल से हार गया था, जी जियांग ने गंभीरता से कहा। जिया यान्योग ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, इसे इतना अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो। तुम केवल एक चाल से नहीं हारे थे। संदेशवाहक के पीछे चलते हुए समूह बेवे स्ट्रीट के अंत तक पहुंच गया। वह अंदर है। आदमी ने सामने वाले रेस्तरां की ओर इशारा किया। बाहर उत्सुक तमाशाबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। रास्ता दो, रास्ता दो। वे भीड़ को चीरते हुए रेस्तरां में दाखिल हुए। यंग मास्टर जिन, कितने प्रभावशाली हैं आप। आप धौंस जमाने के लिए हमारे फेहोंग गैंग के इलाके में अकड़ते हुए चले आए। इससे पहले कि जिया यान्योग अंदर कदम भी रखता, उसकी आवाज पहुंच चुकी थी। आवाज सुनकर जिन जिंगलोग ने अपनी नजर लिन जेयू और अन्य लोगों की ओर घुमाए, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अब क्या, मुझे यहाँ खाना खाने की भी अनुमति नहीं है। इस सराय का खाना घटिया है और मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। जिन जिंगलोग ने बात करते हुए ठंडेपन से उपहास किया। वह एक तगड़ा आदमी था जिसकी ऊंचाई 19 मीटर से अधिक और वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा था। जब वह खड़ा होता था तो उसकी मौजूदगी पूरी तरह से दमनकारी थी। जरीदार रेशमी कपड़े पहने जिन जिंगलोग लिन जेयू से भी छोटा लग रहा था, जैसे किसी प्रतिष्ठित परिवार का कोई लाडला युवा मालिक हो। अगर स्वाद अच्छा नहीं है तो क्या सच में जगह तोड़ने की जरूरत है? हर बार जब आप यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि खाना बहुत खराब है, फिर भी आप बार बार आते हैं। क्या ये बेतुका नहीं लगता? जिया यान्योग ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा। अपने कुछ भाइयों का नेतृत्व करते हुए उसने दूसरे पक्ष को घेर लिया। संख्या के पीछे छिप रहे हो, है ना? मैं तो बस यह देखना चाहता था कि क्या आज उनके खाना पकाने में सुधार हुआ है, लेकिन ये हमेशा की तरह घटिया है। ऐसा बुरा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, फिर भी तुम्हारे गिरोह की हिम्मत है कि एक सराय खोल रखी है। मैं तो कहूंगा कि इस जगह को तोड़ देना ही बेहतर है, जिन जिंगलोग ने जवाब दिया। उसने खाने की एक थाली उठाई और उसे फर्श पर पटक दिया, फिर लिन जेयू और अन्य लोगों पर अपनी ठंडी नजरें दौड़ाईं। क्या यह आदमी किसी प्रतिष्ठित परिवार से हो सकता है? लिन जेयू ने धीमी आवाज में पूछा। वह जिन परिवार की एक उपशाखा का एक युवा मास्टर है। कोई गंभीर बात नहीं है, जी जियांग ने कहा। उन्होंने पहले भी कई बार जिन जिंगलों का सामना किया था। जब भी उसे धमकाया जाता या वह निराश होता तो वह अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी जगह की तलाश में निकल पड़ता। मेरा अंदाजा है कि उसे शू परिवार, चेन परिवार या रेन परिवार के किसी युवा मास्टर ने अपमानित किया होगा, इसलिए वह फेहोंग गैंग के इलाके में परेशानी खड़ी करने और हम पर अपना गुस्सा उतारने आया है, जी जियांग ने धीमी आवाज में कहा। शू परिवार, चेन परिवार और रेन परिवार फेहोंग गैंग का समर्थन करने वाले 3 प्रतिष्ठित परिवार थे। उन परिवारों के युवा मास्टरों के बीच हर तरह के छोटे मोटे झगड़े और गड़बड़ मामले चलते रहते थे, और हर थोड़े समय में उनमें से कोई न कोई इसी वजह से मुसीबत खड़ी करने आ जाता था। यदि दूसरा पक्ष किसी शक्तिशाली परिवार के प्रत्यक्ष वंश से होता तो वे उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और केवल अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दे सकते थे। लेकिन जिन जिंगलोग जैसा कोई व्यक्ति जो एक उपशाखा का युवा मास्टर था, डरने की बात नहीं थी। वे उसे खुद संभाल सकते थे। क्या हमें लॉर्ड कियू को सूचित नहीं करना चाहिए? लिन जेयू ने पूछा। लॉर्ड कियू, जिनका नाम कियू गाओक्सुआन था, उनके प्रत्यक्ष वरिष्ठ थे, जो ऑर्गन फोर्जिंग स्तर के शिखर पर पहुंच चुके एक योद्धा थे। कोई जरूरत नहीं है, बस लड़ो और थोड़ा गुस्सा शांत करो, उतना ही काफी होगा। ये युवा मास्टर अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करते हैं। अगर वे मुसीबत खड़ी करने आते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर भी हार जाते हैं, तो वे हमें बार बार परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना वे केवल हंसी के पात्र बनेंगे। हमने इस मोटे जिन के साथ पहले भी कई बार मुकाबला किया है, लेकिन अक्सर हम ही हारते रहे हैं। तुम्हें बाद में बीच में आने की जरूरत नहीं है, बस जिया यान्योग को इसे संभालने दो। वह आदमी ढीठ है और सच में मार झेल सकता है। हम बाकी लोगों को रोकेंगे ताकि वे हम पर घात लगाने की कोशिश न करें, जी जियांग ने लिन जेयू को जिन जिंगलों के साथ आए आदमियों पर नजर रखने का संकेत देते हुए कहा। ठीक है, लिन जेयू ने सिर हिलाया। अगर वह लड़ाई से बच सकता था तो उसने न लड़ना ही बेहतर समझा। जल्द ही जिन जिंगलोग और जिया यान्योग के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि जिन जिंगलोग छोटा दिखता था, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी। वह भी बोन फोर्जिंग स्तर तक पहुंच चुका था। उसने एक स्टूल पकड़ा और उसे सीधे जिया यान्योग के सिर की ओर दे मारा, लेकिन जिया यान्योग टस से मज नहीं हुआ।
वह स्वभाव से एक खुरदरा और असभ्य व्यक्ति था और आने वाले स्टूल की परवाह किए बिना किसी डाकू की तरह आगे बढ़ा जो अपनी चरम उग्रता पर था। अपना दाहिना हाथ घुमाते हुए उसने ब्लैक बॉल फुल फिस्ट का प्रहार किया, स्टूल का सामना किया और एक ही मौके में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह आदमी सच में किसी पागल दरिंदे की तरह लड़ता है, लिन जेयू ने सोचा। जिया यान्योग को इतनी लापरवाही और उग्रता के साथ लड़ते देख, जो मौत से बिल्कुल बेखौफ था, वह अवाक रह गया। अध्याय 36 कार्रवाई। धप 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 मांस पर प्रहार करते मुक्कों की आवाज सराय में गूंज उठी। जिन जिंगलोग और जिया यान्योग दोनों ही हटे कट्टे पुरुष थे। उनकी लड़ने की शैली लगभग एक जैसी थी, लापरवाह और उग्र। उनके लिए लड़ने का मतलब सिर्फ हमला करना था, बचाव का तो वे ख्याल भी नहीं रखते थे। उनके इस भयंकर और खून खौला देने वाले टकराव ने आसपास की भीड़ में उत्साह भर दिया। लिन जेयू ने अपनी आंखें विडिन गैंग के अन्य सदस्यों पर टिका रखी थी और धीमी आवाज में पूछा, क्या जिया यान्योग हमेशा इतनी लापरवाही से लड़ता है? हाँ, जी जियांग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उनके साथ आए फेहो गैंग के भाई विडिन गैंग के सदस्यों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, वे किसी भी धोखेबाजी वाली चाल से सावधान थे। ये एक चमत्कार है कि वह अब तक जीवित है, लिन जेयू बुदबुदाया। बीच में खड़े दोनों आदमी गुत्थम गुत्था थे, कोई भी फिलहाल निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। हालांकि ये स्पष्ट था कि जिन जिंगलों का पलड़ा भारी था। आखिर वह जिन परिवार में पैदा हुआ था। भले ही वह एक शाखा परिवार का सदस्य था, लेकिन वह संपन्नता में पला बड़ा था और बचपन से ही उसे जड़ी बूटियों और संसाधनों तक भरपूर पहुंच प्राप्त थी। उसकी ताकत जिया यान्योग से कहीं अधिक थी, संभवतः वह बोन फोर्जिंग स्तर के मध्य या अंतिम चरण में था। लेकिन उग्रता और युद्ध के अनुभव के मामले में जिया यान्योग एक पायदान ऊपर था। उनके मुंह बार बार एक दूसरे के शरीर से टकरा रहे थे। उनकी लड़ाई जंगली और अनर्गल थी, जिसमें कुशलता का नामोनिशान नहीं था। उसी क्षण विडिन गैंग के एक बलिष्ठ सदस्य ने अपनी कमर पर लटकी थैली में हाथ डाला, कई बारीक सुइयां निकाली और जिया यान्योग पर फेंकने के लिए निशाना साधा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? लिन जेयू ने पूछा। उसने अपनी तेज आंखों से उस आदमी की चाल देख ली थी। वह आगे बढ़ा और उस आदमी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। क्या ये ज़ेड पिल टी हाउस का कहानीकार नहीं है? तुमने फेहो गैंग के साथ कब से घूमना शुरू कर दिया? समझदारी दिखाओ और एक तरफ हट जाओ, वरना अगर तुम्हें चोट लग गई तो कहानी सुनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, उस आदमी ने तिरस्कार के साथ कहा। वह स्पष्ट रूप से लिन जेयू को जानता था, लेकिन इस कहानीकार को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लिन जेयू ने कम आके जाने की परवाह नहीं की और शब्दों को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। ताकत के अचानक विस्फोट के साथ उसने उस आदमी की बांह उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दी और अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। आह! उस आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और गेंद की तरह सिमट गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कहानीकार पहले हमला करेगा और वह आसानी से लिन जेयू के काबू में आ गया। धत तेरे की कमीने, तुम्हारी पहले हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। लिन जेयू की कार्रवाई ततैया के छत्ते में हाथ डालने जैसी थी। वेडिंग गैंग के सदस्य एक साथ टूट पड़े। पकड़ो इन्हें! जी जियांग चिल्लाया और वेडिंग गैंग के सदस्यों की ओर झपटा। इस बार जिन जिंगलोग सहित दुश्मन ने 3 बोन फोर्जिंग स्तर के योद्धाओं को उतारा था, उतनी ही संख्या उनके पास भी थी। लेकिन चूंकि उनमें से एक को लिन जेयू ने पहले ही अचानक हमले में बाहर कर दिया था, इसलिए लिन जेयू के समूह के पास मामूली बढ़त थी। बचा हुआ बोन फोर्जिंग स्तर का योद्धा जी जियांग के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था, जिससे लिन जेयू के सामने केवल कुछ मामूली गुर्गे ही बचे थे। चारों ओर एक ठंडी नजर डालते हुए उसने गोल्डन गूज तकनीक का प्रदर्शन किया और वेडिंग गैंग के सदस्यों के बीच बिजली की तरह दौड़ने लगा, जबकि एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। महज कुछ ही सेकंड में वेडिंग गैंग के 4 सदस्य दर्द से कराहते हुए दूर जा गिरे। पूरी सराय में तुरंत सन्नाटा छा गया, यहां तक कि जिन जिंगलोग और जिया यान्योग भी मुड़कर देखने लगे। खतरनाक! जी जियांग जोर से मुस्कुराया और लिन जेयू को शाबाशी का इशारा दिया। भाई लिन, तुम कमाल हो। जिया यान्योग कुछ कदम पीछे हटा और जमीन पर कराह रहे वेडिंग गैंग के सदस्यों को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगा। अगर वह होता तो वह कभी भी इतनी आसानी से उनसे नहीं निपट पाता। मोटे जिन, अभी भी लड़ना चाहते हो? उसने काले पड़ते चेहरे वाले जिन जिंगलों की ओर देखा और उपहास किया। उसके चेहरे पर जीत का गर्व साफ दिख रहा था।
लिन जेयू और जी जियांग आगे बढ़े और जिया यानियों के साथ खड़े हो गए। लड़के, मैं तुझे याद रखूंगा। तुझमें कुछ काबिलियत है और तू इस बेकार जिया यानियों से कहीं बेहतर है। जिन जिंगलोग ने लिन जेयू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, उसकी नजरें गंभीर होती गईं। उसके कई आदमियों को इतनी आसानी से ढेर कर देने के बाद उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। चलो यहां से, जिन जिंगलोग ने कहा। उसने ठंडी हुंकार भरी, चांदी के कुछ सिक्के नीचे फेंके और अपने आदमियों के साथ चला गया। हम उसे बस ऐसे ही जाने दे रहे हैं? लिन जेयू ने पूछा। और हम कर भी क्या सकते हैं? वह आदमी जिन परिवार का एक युवा मास्टर है। भले ही वह सिर्फ एक शाखा का सदस्य हो, फिर भी वह जिन परिवार का हिस्सा है। यहाँ देखो, यह उसका मुआवजा है। जी जियांग ने जमीन से चांदी के सिक्के उठाते हुए मुस्कुराकर कहा। शहर के अंदर हम बहुत आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम बाहर किसी सुनसान जगह पर होते, तो भले ही वह जिन परिवार का प्रत्यक्ष वारिस होता, मैं उसे जान से मारने की हिम्मत कर देता। जिया यान्योग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए क्रूरता से कहा। तुम तो उसे हरा भी नहीं पाए, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जी जियांग ने तिरस्कार से कहा। धत, जी जियांग, क्या तुम भी लड़ाई ढूंढ रहे हो? उस मोटे जिन के साथ तो मेरा मन भी नहीं भरा, जिया यान्योग ने चिढ़ते हुए कहा। आ जाओ फिर, जो पीछे हटा वो कुत्ता। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरूंगा? क्वोट। लिन जेयू ने उन दोनों के बीच की बहस को नजरअंदाज कर दिया। उसे इसकी आदत हो चुकी थी। ये दोनों जब भी मिलते, झगड़ते थे और एक दूसरे में कमियां ढूंढते थे, फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें साथ रहना पसंद था। वह लड़का कहाँ से आया? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? जिन जिंगलोग अपने पास खड़े गैंग के सदस्य की ओर मुड़ा। उसे पढ़ना पसंद नहीं था और वह शायद ही कभी कहानियां सुनने चाय घर जाता था। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह सरायों, 100 फ्लावर्स पवेलियन या जुआघरों में बिताता था, इसलिए वह लिन जेयू से कभी नहीं मिला था। वह जेड पिल टी हाउस का कहानीकार है, काफी मशहूर है, लेकिन किसी तरह वह फेहोंग गैंग में शामिल हो गया, उसके पास वाले आदमी ने कहा। वह लिन जेयू की एक जोरदार किक से उड़कर दूर जा गिरा था। अब उसका हाथ टूट गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या अब कहानीकार भी इतने ताकतवर होने लगे हैं? जिन जिंगलोग ने अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा। एक साधारण कहानीकार के पास ऐसी ताकत होना आश्चर्यजनक था। मुझे भी पक्का नहीं पता। 2 महीने से कुछ ज्यादा समय पहले तक वह दुबला पतला और बीमार दिखता था। मेरा अंदाजा है कि उसने कुछ पैसे कमाए और मार्शल तकनीक सिखाने के लिए किसी को ढूंढ लिया, उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह खुद भी उतना ही हैरान था। वह सिर्फ 2 महीने में इतना ताकतवर हो गया। जिन जिंगलोग चकित रह गया। उसने बचपन से ही अपने पिता के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास किया था, फिर भी 15 साल की उम्र में वह केवल बोन फोर्जिंग स्तर के मध्य चरण तक ही पहुंच पाया था। क्या उसने सच में केवल 2 महीने ही प्रशिक्षण लिया है? जिन जिंगलोग ने अविश्वास में पूछा। हाँ, यह सही है। शुरू में वह आदमी एक दुबले बंदर जैसा दिखता था, सिर्फ खाल और हड्डियां। लेकिन धीरे धीरे वह अधिक से अधिक सुडौल होता गया, एक सदस्य ने कहा जो उससे अधिक परिचित था। जो लोग अक्सर कहानियां सुनने जाते थे, वे लिन जेयू के बारे में जानते थे। अगर उसने वास्तव में 2 महीनों में ये स्तर हासिल कर लिया है, तो उसकी युद्ध प्रतिभा भयानक है। जिन जिंगलों बुदबुदाया। अगर हम इस आदमी को जिन परिवार में ला सके और उसे कुछ सालों तक प्रशिक्षण दें, तो वह एक जबरदस्त विशेषज्ञ बन जाएगा। समूह जेड पिल टी हाउस लौटा और देखा कि कोई पहले से ही चाय घर के अंदर कहानियां सुना रहा है। लिन जेयू ने पर्दे के पीछे से कुछ देर सुना और उसे वह प्रदर्शन काफी अच्छा लगा, यहां तक कि उसके अपने प्रदर्शन से भी अधिक परिष्कृत। अब से मैं कहानी सुनाने का काम इसी आदमी पर छोड़ दूंगा, लिन जेयू ने खुद से कहा। उसने मैनेजर वू को ढूंढा और उन्हें मामला समझाया। मैनेजर वू आसानी से मान गए। उन्होंने प्रति सत्र 400 वेन की कीमत तय की, जो लिन जेयू द्वारा वेतन और टिप मिलाकर कमाए जाने वाले पैसों से लगभग 100 कम थी। चाय घर से निकलकर लिन जेयू सीधे सोनगई शहर के अंदर एक फार्मेसी में गया। उसने अपने हाथ में मौजूद लगभग 130 चांदी के सिक्कों को ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग काढ़ा बनाने की जड़ी बूटियों के बदले खर्च करने की योजना बनाई। कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, और जैसे जैसे समय बीत रहा था, चांदी बेकार रखे रहने पर अपना मूल्य खोती जा रही थी। शहर की सभी फार्मेसियों के चक्कर लगाने के बाद लिन जेयू ने अंततः 128 चांदी के सिक्के खर्च करके उस काढ़े के 12 सेट खरीदे। पैसा सच में नहीं टिकता, लिन जेयू ने आह भरी।
उसकी चांदी एक बार फिर खत्म हो गई थी। कहानी सुनाने का काम सौंपने के बाद अब उसके पास केवल फेहो गैन का काम बचा था। फेहो गैन का काम बहुत ही तनावमुक्त था, इसलिए उसे शायद ही कुछ करना पड़ता था। लिन जेयू के दिन अब बहुत अधिक फुर्सत वाले हो गए थे। अध्याय 37 प्रस्थान आय। रात का समय, ठंडी हवा चल रही थी जो बदलते मौसम का साफ प्रतिबिंब थी। देखते ही देखते कई और दिन बीत गए। अपने मास्टर के आंगन में लिन जेयू और हान मो नग्न बदन खड़े थे, उनके शरीर से भाप निकल रही थी। उन्होंने अभी अभी अभ्यास समाप्त किया था और उनका रक्त गर्मी से उबल रहा था। इस कड़ाके की ठंड के कारण कल सुबह तक शहर के बाहर दर्जनों और लाशें मिलेंगी, हान मो ने आह भरते हुए कहा। जब भी उन्हें शवों को संभालना पड़ता, वे गहराई से विचलित हो जाते थे। हाल ही में शहर के भीतर भी शांति नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विद्रोही सेना को हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शहर अपने आप बिखर जाएगा। कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आम लोगों का जीवित रहना अब मुश्किल हो गया है, लिन जेयू ने टिप्पणी की। कहा जाता था कि कई लोग जो अब अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने हथियार उठा लिए थे और पहाड़ों की ओर भाग गए थे, जहां वे डाकू बन गए। कई शिकारियों ने अब पहाड़ों में जाने की हिम्मत छोड़ दी थी, क्योंकि अब डाकू उनका शिकार करने लगे थे। अब जब सर्दियां आ गई हैं, तो विद्रोही सेना को आराम करने और उबरने के लिए कुछ समय शांत रहना चाहिए और फिर वसंत में अपना हमला शुरू करना चाहिए, हान मो ने कहा। लिया सोंग उन दोनों को गपशप करते देख रहे थे। वे धीरे से मुस्कुराए और शून्य भाव से चांद को निहारने लगे। वे हमेशा से एक शांत स्वभाव के व्यक्ति रहे थे, जो पूरे दिन अकेले बैठकर अंतरिक्ष में ताक सकते थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों शिष्य वापस आंगन में आ गए। हान मो ने कठोर भाव के साथ एक कुंद तलवार थामी, जबकि लिन जेयू की आकृति चांदनी में एक परछाई की तरह झपटी। वह प्रहार करने के लिए सही क्षण की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी ऑर्गन फोर्जिंग क्षेत्र की पूरी ताकत प्रकट नहीं की, बल्कि अपनी शक्ति को छिपाते हुए सीनियर ब्रदर हान मो के साथ अपने युद्ध कौशल को निखारा। लिन जेयू ने पहले ही तलवार से लैस विरोधियों से निपटने के तरीके ढूंढ लिए थे। जब उसने अपने सीनियर ब्रदर के साथ अभ्यास शुरू किया था, उसकी तुलना में अब उसकी हरकतें कहीं अधिक फुर्तीली थीं। उसने तुरंत एक सही मौका पकड़ा और हान मो की पीठ पर चाबुक जैसी किक मारी। उसकी किक बिजली जैसी तेज थी। हान मो तेजी से घूमे और अपनी तलवार से प्रहार किया। लिन जेयू ने तलवार की धार का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपना हमला अचानक वापस खींच लिया और दूसरी तरफ से प्रहार करने के लिए मुड़ गया। गोल्डन गूज तकनीक, जो मुख्य रूप से पैरों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है, महारत हासिल करने के बाद हवा जैसी तेज गति और अविश्वसनीय चपलता प्रदान करती है। हालांकि हान मो की तलवार तकनीक जबरदस्त थी। ये साफ सुथरी, तेज और शक्तिशाली थी। उनके प्रहार उनकी हरकतों के साथ सहजता से बहते थे, जिससे उनके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता था। लिन जेयू ने चाहे कितनी भी बार हमले किए, उसे हमेशा हान मो की भयंकर तलवारबाजी द्वारा पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी हान मो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालांकि हान मो ऑर्गन फोर्जिंग के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी पैरों की तकनीक लिन जेयू की तुलना में बहुत कमजोर थी और उनमें वैसी गति और चपलता नहीं थी। एक हमला कर रहा था और दूसरा बचाव। उन्होंने थोड़े ही समय में 1 दर्जन से अधिक वार बदले। कुंद तलवार की धार बार बार लिन जेयू के बेहद करीब से गुजरी, फिर भी वह हमेशा उल्लेखनीय सटीकता के साथ उससे बचने में सफल रहा। 1 घंटे से अधिक समय के बाद हान मो आखिरकार रुके। वे जोर जोर से हौंफ रहे थे। बस, बहुत हुआ, मैं थक गया हूं, हान मो ने हाथ हिलाते हुए कहा। लिन जेयू जैसे गति आधारित योद्धा का सामना करने से वे बेहद घुटन महसूस कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं बहुत देर से घर गया तो मेरी पत्नी फिर से टोकना शुरू कर देगी। हान मो हंसे और बोले, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक पत्नी ढूंढ लो। अकेले रहना बहुत उबाऊ है। उबाऊ कैसे हो सकता है? क्या जेड पिल टी हाउस की लड़कियां अब खुशबूदार नहीं रही, या मार्शल आर्ट्स का अभ्यास आपके लिए पर्याप्त मजेदार नहीं है? ये दुनिया अजूबों से भरी है। शादी करके और बच्चों के झमेले में खुद को बांधने की जरूरत ही क्या है? लिन जेयू ने हंसते हुए सवाल किया। तुम शरारती हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि देर रात घर आने पर एक रोशनी को अपना इंतजार करते हुए देखने का एहसास कैसा होता है, हान मो ने मुस्कुराते हुए कहा। एहसास? लिन जेयू ने कहा। लिया सोंग ने उन दोनों की बहस पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें इसकी आदत थी। ये दोनों जब भी मिलते, बहस करते थे,
फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता था। मास्टर, क्या पिछली लड़ाई में मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत थी? लिन जेयू ने लियांग सोन के पास जाकर पूछा। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। 1 महीने से भी कम समय में तुमने गोल्डन गूज तकनीक को अद्भुत स्तर तक साध लिया है। तुम पहले से ही मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो, लियांग सोन ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनगई शहर छोड़ने से पहले लिन जेयू जैसी असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य को पाकर लियांग सोन गहरे संतोष से भरे हुए थे। लियांग सोन ने आंगन के फूलों और पौधों पर एक नजर डाली और फिर कहा, जेयू। जी, मास्टर, क्या बात है? लिन जेयू ने जवाब दिया। उसे महसूस हुआ कि मास्टर लियांग की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। हान मो का सोनगई शहर में अपना घर है, लेकिन तुम्हारा वह आंगन, तुम उसे किराए पर ले रहे हो, है ना? अब से यह आंगन तुम्हारा है। इन फूलों और पौधों का अच्छे से ख्याल रखना याद रखना, लियांग सोन ने बगीचे की ओर देखते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अवर्णनीय भावना थी। मास्टर, क्या आप जा रहे हैं? लिन जेयू ने पूछा। वह चौंक गया था और उसका दिल उदासी से भर गया। लियांग सोन ने हमेशा उसके साथ बहुत दयालुता का व्यवहार किया था, कभी कुछ नहीं छिपाया और वह सब सिखाया जो वे जानते थे। लिन जेयू के लिए लियांग सोन एक परिवार की तरह थे। मास्टर, क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? हान मो ने भी भारी मन से पूछा। क्या आप कुछ समय और नहीं रुक सकते? मेरे जाने का समय आ गया है। तुमने पहले ही गोल्डन गूज तकनीक सीख ली है। मास्टर केवल रास्ता दिखाता है, साधना शिष्य के अपने परिश्रम पर निर्भर करती है। और तुम, भले ही सिक्सफोल्ड सेबर केवल एक तीसरे दर्जे की तकनीक है, अगर तुम इसे इसके शिखर तक साध लेते हो तो तुम अभी भी ब्लड क्यूई स्तर तक पहुंच सकते हो। जब तुम ब्लड क्यूई स्तर पर पहुंच जाओगे, केवल तभी तुम बड़े पहाड़ों या सुनसान जंगलों में जाने का साहस करना। तब तक लापरवाही से कहीं मत जाना। शहर की दीवारों के भीतर अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षा है, लेकिन जैसे ही तुम उनसे बाहर कदम रखते हो, ये खतरनाक हो जाता है, लियांग सोन ने धीरे धीरे कहा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। लियांग सोन ने चाय की एक चुस्की ली और अपनी बात जारी रखी। पलक झपकते ही, मुझे सोनगई शहर में 1 दशक से अधिक समय हो गया है। अब मेरे लौटने का समय है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे पुराने दोस्त अभी भी वहां हैं या नहीं। क्यों न मैं भी आपके साथ चलूं? लिन जेयू ने सुझाव दिया। सोनगई शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं चिपका रहूं। मैं जहां भी जाऊं, एक ही बात है, तुम नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम शहर में रहो, कहानियां सुनाकर अपनी जीविका कमाओ और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो, लियांग सोन ने जवाब दिया। लिन जेयू, उदास होने के बावजूद, केवल विनम्रतापूर्वक अपने मास्टर की सलाह स्वीकार कर सका। मास्टर, ये याओ और राक्षस कैसे होते हैं? लिन जेयू ने विषय बदलते हुए पूछा। आम लोगों के बीच याओ और राक्षसों की अनगिनत कहानियां प्रचलित थी, हालांकि अधिकांश अतिरंजित और सच्चाई से कोसों दूर थी। मैंने खुद भी केवल कुछ ही बार याओ और राक्षसों को देखा है। जैसा कि कहानियां कहती हैं, कुछ पहले इंसान थे और कुछ पहाड़ों की आत्माओं और जानवरों से बदल गए थे, लेकिन वे सभी अकथनीय रूप से अजीब थे। याओ और राक्षसों की शक्ति अपार है और उनकी जीवन शक्ति आश्चर्यजनक है। उन्हें मारना आसान नहीं है। साधारण मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए उनसे मिलना लगभग हमेशा मौत के समान होता है। ब्लड क्यूई स्तर पर पहुंचने के बाद ही किसी के पास उनका सामना करने का मौका होता है, लियांग सोन ने धीरे धीरे कहा। अगर भविष्य में तुम्हारा सामना कभी किसी अजीब चीज से हो, तो तुम्हारा पहला विचार वहां से दूर भागने का होना चाहिए। जिज्ञासावश कभी भी आगे मत बढ़ना। जी, मास्टर। लिन जेयू ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या आपने कहा कि लोग याओ और राक्षसों में बदल सकते हैं? सही कहा। प्राचीन काल से ही अनगिनत सम्राटों और शक्तिशाली हस्तियों ने अमरता का पीछा किया है, साधना के मार्ग की तलाश की है। लेकिन कुछ अपनी खोज में भटक जाते हैं और राक्षस बन जाते हैं। वे न तो पूरी तरह से इंसान रह जाते हैं और न ही पूरी तरह से आत्मा, लियांग सोन ने समझाया। मास्टर, क्या वास्तव में इस दुनिया में सच्चे अमर मौजूद हैं? लिन जेयू ने अगला सवाल पूछा। शायद वे हैं, शायद नहीं। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, मेरी शक्ति केवल ब्लड क्यूई स्तर पर है। मैं उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं ऐसी छिपी हुई सच्चाइयों को नहीं छू सकता, लियांग सोन ने अपना सिर हिलाते हुए शांत भाव से कहा। ओह! लिन जेयू ने और अधिक दबाव नहीं डाला। वह पत्थर की मेज के पास बैठ गया और अपने मास्टर के साथ चाय पीने लगा। अध्याय 38, प्रस्थान 2।
जब लिन जेयू घर लौटा तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। कई दिनों के आराम के बाद उसका सार, क्यूई और आत्मा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गए थे। लौटने पर उसने अपना बाहरी लबादा उतारा और फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। आंगन में लिन जेयू की आकृति तेजी से इधर उधर दौड़ रही थी। समय समय पर वह लकड़ी के खंभे पर चाबुक जैसी किक से प्रहार करता, जिससे तेज कड़कने वाली आवाजें निकलती थी। उसने 1 घंटे से अधिक समय तक अथक प्रशिक्षण लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियों में अचानक खिंचाव आ गया है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसी क्षण उसका सार, क्यूई और आत्मा एक हो गए और उसकी ओरिजिन फोर्स में 1 यूनिट की वृद्धि हुई। लिन जेयू रुका और राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। मजबूत होने के बाद मेरी सहनशक्ति भी बढ़ गई है। शरीर की सीमाओं को तोड़ना अब बहुत कठिन हो गया है। लिन जेयू ने चिंतन करते हुए आह भरी। जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार हुआ, अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करना उत्तरोत्तर कठिन होता गया। इसके अलावा हर बार जब वह अपनी सीमाओं को तोड़ता, तो उसकी सहनशक्ति और मानसिक लचीलापन काफी बढ़ जाता, जिससे खुद को और आगे धकेलना और भी मुश्किल हो जाता। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम: लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 4। कौशल: बर्बर बेल मुक्का 5%, गोल्डन गूज तकनीक दूसरा चरण 24%, कछुआ श्वास महाविधि तीसरा चरण 0%। लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर डेटा को देखा। उसकी ओरिजिन फोर्स एक बार फिर 4 यूनिट तक जमा हो गई थी, जबकि कछुआ श्वास महाविधि में लगभग कोई प्रगति नहीं हुई थी। तीसरे चरण पर पहुंचने के बाद साधना की कठिनाई तेजी से बढ़ गई थी, जो बोन फोर्जिंग क्षेत्र की क्षमता से कहीं परे थी। बाद के चरणों में ब्लड क्यूई स्तर शामिल था। ओरिजिन फोर्स पर भरोसा करके लिन जेयू दूसरे चरण में कछुआ श्वास महाविधि को पूर्णता तक साधने में सफल रहा था। वह उसकी वर्तमान सीमा थी। अगले दिन सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा। सोनगई शहर के बाहर लिन जेयू और हान मो मौन खड़े थे और मास्टर लियांग को दूर जाते हुए देख रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कभी मास्टर लियांग को फिर से देखने का मौका मिलेगा, लिन जेयू ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, जहां वह आकृति ओझल हो गई थी। उसके चेहरे पर उदासी और बिछड़ने का गम झलक रहा था। मिलेगा। मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई हो तो मेरे पास आना। तुम्हारे सीनियर ब्रदर के रूप में मैं तुम्हारी मदद के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, हान मो ने लिन जेयू के कंधे को थपथपाते हुए कहा। इस समय के दौरान लिन जेयू सीनियर ब्रदर हान मो के चरित्र को समझ गया था। जैसा कि कहा जाता है, चेहरा दिल का आईना होता है। हान मो का रूप उनके स्वभाव से मेल खाता था। वे ईमानदार और नेक इंसान थे, दोस्ती करने लायक व्यक्ति। सीनियर ब्रदर, क्या आपको बाद में गश्त पर जाना है? लिन जेयू ने पूछा। नहीं, मैंने आज दोपहर की छुट्टी ली है, हान मो ने जवाब दिया। उस स्थिति में चलिए बाद में आंगन में चलते हैं और कुछ हाथ आजमाते हैं, लिन जेयू ने कहा। उदास महसूस करते हुए वह अभ्यास के माध्यम से अपना मन हल्का करना चाहता था। ठीक है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, हान मो ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, उस दिशा में देखते हुए जहां लियांग सौंध गए थे, और फिर अंततः शहर की ओर मुड़ गए। युद्ध के कारण शहर के बाहर अधिक से अधिक शरणार्थी जमा हो गए थे। खेतों में बिखरी लाशों का नजारा असहनीय था। प्रतिष्ठित परिवारों के कई अमीर व्यापारियों ने शहर के बाहर दलिया बांटने के केंद्र स्थापित किए थे, लेकिन शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ के सामने ये नाकाफी था। वहां से गुजरते समय लिन जेयू ने एक परिचित चेहरा देखा। वह रेन परिवार की रेन किन्नी थी, जो एक बहुत ही सुंदर युवती थी। तुम उस लड़की को ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या वह तुम्हें पसंद आ गई है? हान मो हंसे और बोले, चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से रिश्ता लेकर जाऊं? मजाक मत कीजिए, लिन जेयू ने धीमी आवाज में कहा। वह रेन परिवार की कुमारी रेन किन्नी है ना? हान मो ने पूछा। लिन जेयू ने दलिया केंद्र पर सुंदर युवती की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं खुद कभी एक शरणार्थी था। जब मैं भागकर सोनगई शहर आया, तो कुमारी रेन के दलिया की वजह से ही मैं जीवित बच पाया। वरना सीनियर ब्रदर, आप मुझसे कभी नहीं मिल पाते। तब तो तुम्हें कुमारी रेन का वास्तव में शुक्रिया अदा करना चाहिए, हान मो ने कहा। उन्होंने जमीन पर बिखरे शरणार्थियों को दया भरी नजरों से देखा, हालांकि वे मदद करने में असमर्थ थे। हर दिन सिटी गार्ड को गश्त करनी पड़ती थी और मृतकों की लाशों को जलाना पड़ता था। यह अनुभव असहनीय रूप से कड़वा था।
मैंने सुना है कि विद्रोही सेना सोनगई शहर पर हमला कर सकती है। सीनियर ब्रदर, चूंकि आप सिटी गार्ड में हैं, क्या आपके पास कोई अंदर की खबर है? लिन जेयू ने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता। अधिकारी हर दिन सैनिकों को आश्वस्त करते रहते हैं, कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है और ग्रेट वे जल्द ही उन्हें दबाने के लिए सेना भेजेगा। मोर्चे पर वास्तव में क्या हो रहा है, यह कोई नहीं जानता। हान मो ने असहाय होकर कंधे उचकाए। वे भी मोर्चे की सच्चाई जानना चाहते थे। अगर स्थिति गंभीर हुई तो वे पहले से ही अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने पर विचार कर रहे थे। चिंता मत करो, देखो, रेन परिवार की कुमारी भी अभी यहीं है। चीजें उतनी बुरी नहीं हो सकती। रेन परिवार व्यापारियों के रूप में उभरा है। उनकी जानकारी के स्रोत अच्छे हैं और कई लोग उन पर करीबी नजर रखे हुए हैं। अगर वे यहां से हिलना शुरू करते हैं तो 80% निश्चित है कि कुछ गलत हुआ है। हान मो ने रेन किंगिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। तब तक रेन किंगिंग ने दलिया बांटना समाप्त कर दिया था। उन्होंने अपने बालों की एक लट को पीछे हटाया और शरणार्थियों को दुख भरी नजरों से देखा। रेन परिवार के गार्डों की सुरक्षा में रेन किंगिंग शरणार्थियों से अलग होकर शहर की ओर लौट गई। कितनी अच्छी युवती है, पता नहीं भविष्य में किसकी पत्नी बनेगी, हान मो ने आह भरते हुए कहा। क्या सीनियर ब्रदर, क्या आपकी नजर उन पर है? लिन जेयू ने पूछा। यहां से भागो। अगर मेरी पत्नी ने ये सुन लिया तो वह कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करेगी, हान मो ने हंसते हुए जवाब दिया। टाप टाप टाप। सैनिकों की एक टुकड़ी नजदीक आई। उनके कदम सधे हुए और जोरदार थे। सबसे आगे कवच पहने एक तगड़ा आदमी घोड़े पर सवार था। घोड़ों की टापों की आवाज नजदीक आई। घोड़ा तेजी से लिन जेयू और हान मो की ओर बढ़ा। जल्दी, एक तरफ हटो। हान मो ने लिन जेयू को एक तरफ खींच लिया, उसे घोड़े की चपेट में आने से बचा लिया। ठहरो। आदमी ने लगाम खींची और घोड़ा लिन जेयू और हान मो के सामने रुक गया। जिन पेंघाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हान मो ने घोड़े पर सवार आदमी को गुस्से से घूरते हुए कहा। ओह, तो ये सेंचुरियन हान है। मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा, क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने सुना है कि तुमने आज छुट्टी ली है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने भी उन अमीर लोगों की नकल करने और शहर के बाहर दलिया का स्टॉल लगाने का फैसला कर लिया है? जिन पेंघाई ने अपना हेलमेट उतारते हुए मुस्कुराकर कहा। वह एक साधारण दिखने वाला आदमी था जिसकी आंख के कोने पर एक साफ निशान था, वह भी सेंचुरियन रैंक का था। तुम मजाक कर रहे होगे। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हान मो ने सपाट लहजे में कहा। एक तरफ खड़े लिन जेयू ने उनके बीच तनाव महसूस किया, जैसे कोई पुरानी रंजिश हो। तुम्हारे साथ खड़ा ये छोटा भाई काफी सुंदर है, क्या तुम इसका परिचय नहीं कराओगे? जिन पेंघाई ने मुस्कुराते हुए लिन जेयू की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। हान मो ने तुरंत पलटवार किया। मुझे लगता है कि यह मेरे काम की बात है। मुझे शक है कि यह विद्रोही सेना द्वारा भेजा गया एक जासूस है, जो सोनगई शहर की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जिन पेंघाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हान मो की ओर देखते हुए उसके लहजे से व्यंग्य टपक रहा था। जिन पेंघाई, मुझे बहुत ज्यादा उकसाने की कोशिश मत करो, हान मो ने गुस्से में फटते हुए कहा। हाँ, ये सिर्फ एक मजाक है। तुम अभी भी हमेशा की तरह नीरस हो, जिन पेंघाई ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन पेंघाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं, हान मो, चुप नहीं बैठूंगा। एक ठंडे भाव के साथ हान मो ने अपना सिर लिन जेयू की ओर घुमाया और कहा, चलो यहां से। इसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लिन जेयू चुपचाप हान मो के पीछे चल पड़ा, सोनगई शहर की ओर वापस जाते हुए। उनके पीछे जिन पेंघाई की अश्लील हंसी गूंज रही थी। सीनियर ब्रदर, क्या उस आदमी के साथ आपकी कोई दुश्मनी है? लिन जेयू ने पूछा। हाँ, थोड़ी। चिंता मत करो, वह आदमी बहुत आगे जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह बस बीच बीच में मुझे परेशान करने के मौके ढूंढता रहता है, हान मो ने लिन जेयू को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह चिंता न करे। लिन जेयू ने सिर हिलाया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। अध्याय 39, लोहे जैसी हड्डियां। दोनों गुरु भाई जिंदोंग स्ट्रीट के नंबर 33 की ओर चल पड़े। ये कभी लियांग सोन का आंगन हुआ करता था, लेकिन अब यह लिन जेयू का था। मास्टर लियांग को शांति और सन्नाटा पसंद था, इसलिए आंगन के आसपास कम ही लोग रहते थे और मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण का शोर किसी को परेशान नहीं करता था। उन्होंने आंगन में प्रवेश किया और अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए। जूनियर ब्रदर लिन, अपनी चाल चलो, हान मो ने कहा।
हान मो ने अपनी कुंद तलवार थामी और 6 फोल्ड सेबर की मुद्रा धारण की। ठीक है, लिन जेयू ने उत्तर दिया। लिन जेयू के शरीर की मांसपेशियां उभर आई और वह एक तेज कड़गाहट के साथ हान मो की ओर झपटा। उसकी हरकतें अत्यंत तेज थीं और पलक झपकते ही वह हान मो के सामने था। सर्र तलवार की धार लिन जेयू की नाक की नोक के पास से सरसराती हुई गुजरी। अपनी कमर को धुरी के रूप में उपयोग करते हुए उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरा घुमाया और हान मो की कुंद तलवार से बाल बाल बचा। अपनी कमर से ताकत के एक उछाल के साथ उसने बर्बर बेल चार्ज का प्रहार किया। उसके दोनों मुंह के हान मो के चेहरे और पेट की ओर बढ़ रहे थे। हान मो तेजी से पीछे हटे, दूरी बढ़ाने के लिए पीछे हट गए। अपनी कुंद तलवार के एक भरपूर प्रहार के साथ उन्होंने लिन जेयू को पीछे धकेल दिया। दोनों ने बिजली की गति से वार बदले, महज कुछ ही सेकंड में 1 दर्जन से अधिक बार आपस में टकराए। धप 40 से अधिक राउंड के बाद जैसे ही लिन जेयू तलवार की धार से बचा, हान मो ने उसे लात मारकर उड़ा देने का मौका लपक लिया। फिर से लिन जेयू चिल्लाया। लिन जेयू जमीन से पानी से छलांग लगाने वाली मछली की तरह उछला और एक और हमला किया। दोनों 2 घंटे से अधिक समय तक लगातार लड़ते रहे और अंततः हांफते हुए जमीन पर ढेर हो गए। उस मेहनत के बाद दोनों ने खुद को पूरी तरह तरोताजा महसूस किया। मास्टर लियांग के चले जाने के बाद हमेशा ऐसा लगेगा जैसे कुछ कमी है, लिन जेयू बुदबुदाया। उसने सुनसान आंगन की ओर देखा, उसकी आंखों में उदासी की एक झलक थी। चिंता मत करो, मास्टर की ताकत को देखते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि वे किसी दिन वापस लौट आए, हान मो ने कहा। उनके शब्द लिन जेयू को सांत्वना देने के लिए थे, लेकिन साथ ही खुद को आश्वस्त करने के लिए भी। क्या आप जानते हैं कि मास्टर का गृहनगर कहाँ है? लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मास्टर ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अगर हम पूछते भी तो वे जवाब नहीं देते थे, और हर थोड़े समय में वे दिनों के लिए गायब हो जाते थे। कौन जाने वे क्या कर रहे थे। वे बहुत रहस्यमयी हैं, हान मो ने बुदबुदाते हुए कहा। मास्टर लियांग के इतने गुप्त स्वभाव के कारण अगर वे किसी दिन उन्हें ढूंढना भी चाहें तो उन्हें नहीं पता होगा कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, मास्टर लियांग बहुत रहस्यमयी हैं। क्या आपको लगता है कि वे किसी शक्तिशाली गुट के कोई गुप्त हत्यारे हो सकते हैं जो उन समयों में मिशन को अंजाम देने के लिए गायब हो जाते थे? लिन जेयू ने मजाक किया। शुरू में मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इन सभी वर्षों में मैंने शायद ही कभी किसी की हत्या के बारे में सुना है, इसलिए शायद ऐसा नहीं है, हान मो ने उत्तर दिया। दोनों बिना किसी जल्दबाजी के इधर उधर की बातें करते रहे। आंगन में लिन जेयू ने दबे स्वर में कहा, कितना कड़वा है। अगली बार मैं स्वाद को संतुलित करने के लिए कुछ चीनी मिलाऊंगा। ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग काढ़ा असहनीय रूप से कड़वा था, खासकर तब जब 3 खुराकों को उबालकर दवा के एक कटोरे में बदल दिया गया हो। लियांग सोन के जाने के बाद भी हान मो की ताकत ऑर्गन फोर्जिंग स्तर पर ही बनी रही, जिसमें कोई स्पष्ट सुधार नहीं दिख रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए लिन जेयू ने इन अराजक समयों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का इरादा किया। मेज पर 2 बड़े कटोरे रखे थे जो ऊपर तक दवा से भरे थे। प्रत्येक कटोरे में काढ़े के 3 पूरे सेटों का संकेंद्रित परिणाम था। एक पल सोचने के बाद लिन जेयू ने दोनों कटोरे उठाए और एक ही बार में गटक लिए। जैसे ही काढ़ा उसके पेट में पहुंचा, उसके शरीर में झुलसा देने वाली गर्मी की एक आश्चर्यजनक लहर दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और विचार किया, गोल्डन गूज तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 3 यूनिट का उपयोग करें। एक ही क्षण में रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हुई, काढ़े से औषधीय शक्ति खींचकर उसे अंगों और हड्डियों में भर दिया। लिन जेयू की चेतना उस परिचित विशेष अवस्था में चली गई। उसने पागलों की तरह गोल्डन गूज तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जबकि उसके शरीर के भीतर से लगातार कड़कने की आवाजें गूंज रही थीं। उस अवस्था में वह न सोया और न ही उसने आराम किया, बिना रुके निरंतर साधना करता रहा। एक साथ 3 ओरिजिन फोर्स यूनिट का उपयोग करने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कई साल बीत गए हों। समय इतना लंबा था कि उसकी आत्मा थक गई। ये एक ऐसा एहसास था जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। चांदनी में लिन जेयू का सीना गोल्डन गूज तकनीक की अनूठी श्वसन पद्धति के साथ लय में ऊपर नीचे हो रहा था। उसके आंतरिक अंग धीरे धीरे मजबूत होने लगे और उसके टेंडन और हड्डियों के गूंजने की आवाजें उसके शरीर के भीतर और अधिक बार होने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हड्डियों और टेंडन के एक साथ गूंजने के शोर से भर गया। बोन फोर्जिंग क्षेत्र में उन्नत महारत।
जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें थकान तो थी, लेकिन साथ ही एक तीखी चमक भी झलक रही थी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैंने जो काढ़ा पिया था उसकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है, बस एक अंश बचा है। लिन जेयू ने अपनी स्थिति का आकलन करते हुए खुद से बुदबुदाया। वह खड़ा हुआ, उसकी आकृति किसी भूत की तरह आंगन में अविश्वसनीय गति से दौड़ने लगी। जैसे ही वह इधर उधर मुड़ता, उसकी हड्डियों और टेंडन से हल्की कड़कने की आवाजें आती। यह इस बात का संकेत था कि वह अभी अभी बोन फोर्जिंग के उन्नत चरण पर पहुंचा है और अभी तक पूरी तरह से ढल नहीं पाया है। जैसे जैसे वह इसका अभ्यस्त हुआ, कड़कड़ाहट धीरे धीरे कम हुई और अंततः शांत हो गई। गति के अचानक धुंधलेपन के साथ वह लकड़ी के खंभे के सामने प्रकट हुआ। उसका दायां पैर चाबुक की तरह घूमा और एक तेज आवाज के साथ खंभा टूटकर बिखर गया। लोहे जैसी गड़ी हुई हड्डियां। तो लोहे जैसी हड्डियां होने का यही मतलब है, लिन जेयू ने सोचा। लिन जेयू ने अपने दाहिने पैर को थपथपाया। जिस स्थान पर खंभे से चोट लगी थी, वहां बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके पैर की हड्डियां आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थीं, जैसे कि गढ़ा हुआ धातु। लिन जेयू ने चाबुक जैसी किक मारी, छलांग लगाई और मौके मारे। उसकी ताकत हवा में गूंज उठी। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 1। कौशल बर्बर बेल मुक्का 5%। गोल्डन गूज तकनीक तीसरा चरण 23%। कछुआ श्वास महाविधि तीसरा चरण 0%। गोल्डन गूज तकनीक के तीसरे चरण ने मुझे ऑर्गन फोर्जिंग क्षेत्र तक पहुंचा दिया है, लिन जेयू ने सोचा। उसने खुद को अपनी वर्तमान शक्ति के अनुसार ढाल लिया, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस किया। पहले की तुलना में उसकी ताकत और गति कम से कम 50% बढ़ गई थी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि बोन फोर्जिंग में उन्नत महारत हासिल करने के बाद उसके टेंडन और हड्डियां अतुलनीय रूप से मजबूत हो गई थी, जो शक्ति के और भी बड़े विस्फोटों को सहन करने में सक्षम थी। कठोर हड्डियों ने उसकी काया को बहुत मजबूत बना दिया था। यदि हथियारों से हमला किया जाए तो भी उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। मेरे पास केवल एक ओरिजिन फोर्स यूनिट बची है और घर में ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग काढ़े की जड़ी बूटियों के केवल 6 सेट हैं। युद्ध कला का प्रशिक्षण वास्तव में पैसे जलाता है, वह बुदबुदाया, मार्शल कल्टीवेशन के खर्चीले होने पर आह भरते हुए। पलक झपकते ही 9 दिन बीत गए। सोनगई शहर में टहलते हुए उसने देखा कि सड़कों पर पैदल चलने वाले बहुत कम थे और दुकानें पहले जैसी जीवंत नहीं रहीं। साल का अंत निकट आने के साथ आज पूजा का एक और दिन था। फिर भी लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब थी, उसकी जगह दुख ने ले ली थी। लोगों का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। जब वह चाय घर रुका तो उसने देखा कि वहां का व्यापार और भी मंदा हो गया था। मैनेजर वो टहलते हुए आए, काफी शर्मिंदा दिख रहे थे और बोले, मिस्टर लिन, बॉस ने मुझे आपके वेतन के बारे में चर्चा करने के लिए कहा है। वे कहानी सुनाने के प्रत्येक सत्र का भुगतान घटाकर 300 वेन करना चाहते हैं। ठीक है, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। कल ही जिया यान्योग ने भी उससे दर घटाकर 300 वेन करने के बारे में बात की थी। उसकी आय दिन ब दिन गिर रही थी। अब वह प्रतिदिन एक चांदी के सिक्के से भी कम कमा पाता था। फिर भी यह आम लोगों की कमाई से कहीं बेहतर था। उसने मैनेजर वू द्वारा थमाए गए पैसे स्वीकार कर लिए। कल से ये 300 वेन प्रति सत्र होगा। भाई लिन, इधर। पास ही जिया यान्योग ने लिन जेयू को हाथ हिलाकर बुलाया। वह टहलते हुए गया और जिया यान्योग के सामने बैठ गया और देखा कि जी जियांग भी वहीं था। क्या आपने सुना है? अधिकारियों ने सैनिकों के लिए भर्ती सूचना जारी की है, जी जियांग ने कहा। एक सूचना? मैं अभी शहर के गेट से आया हूं। मुझे वह क्यों नहीं दिखी? लिन जेयू ने भ्रम में पूछा। यह अभी तक पोस्ट नहीं की गई है, लेकिन मैंने ये लॉर्ड क्यू से सुना है। उनके परिवार का एक सदस्य सरकारी कार्यालय में सेवा दे रहा है, जी जियांग ने कहा। शहर के बाहर डाकुओं की समस्या बदतर होती जा रही है। सिटी गार्ड के पास अब इसे संभालने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। वे हमें फेहोंग गैंग से भर्ती नहीं करेंगे, है ना? लिन जेयू ने पूछा। नहीं, वे केवल साधारण निवासियों को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन व्हाइट स्टोन माउंटेन पर फेहोंग गैंग की लोहे की खदानों में से एक मुसीबत में पड़ गई है। मुझे नहीं पता कि वे हमें सहायता के लिए भेजेंगे या नहीं, जिया यान्योग ने कहा। क्या हुआ? क्या वहां भूत है? लिन जेयू ने पूछा। उन्होंने पहले किंगहे पर्वत पर होने वाली घटनाओं के बारे में बात की थी। अब शहर के बाहर एक खदान में परेशानी के बारे में सुनकर सबसे पहले यही बात उसके दिमाग में आई। नहीं, वैसा नहीं है।
बाशी पर्वत के पास डाकुओं का एक शक्तिशाली समूह दिखाई दिया है। वे जबरदस्त और पूरी तरह से लापरवाह हैं, लोहे की खदान और वहां गड़े गए हथियारों को निशाना बनाने की हिम्मत कर रहे हैं, जी जियांग ने कहा। ओह, लिन जेयू थोड़ा निराश दिखा। उसने सोचा था कि उसे आखिरकार इस दुनिया में भूतों को देखने और विस्फोटकों से उन्हें उड़ाने के रोमांच का अनुभव करने को मिलेगा। तुम्हारी वास्तव में उन आत्माओं में दिलचस्पी तो नहीं है ना? क्या तुम सोच रहे हो कि यह उन कहानियों की तरह होगा जो तुम सुनाते हो, जहां एक भूतनी को एक विद्वान से प्यार हो जाता है और वे मिलकर एक सुंदर कहानी लिखते हैं? जी जियांग जोर से हंसा और बोला, बेहतर होगा कि तुम वह विचार छोड़ दो। उन आत्माओं में कोई बुद्धि नहीं होती और वे भयानक रूप से विकृत दिखती हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद जिया यान्योग ने सुझाव दिया कि वे 100 फ्लावर्स पवेलियन में कुछ मौज मस्ती करें। लिन जेयू, हालांकि, उनके साथ मौज मस्ती में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए अपने आंगन में लौट आया। अध्याय 40, सिक्स फोल्ड सेबर। रात का समय, चमकती चांदनी के नीचे दो आकृतियां हाथों में कुंद तलवारें लिए तेजी से आपस में टकरा रही थीं। उनके हथियार एक दूसरे से टकराकर तीखी आवाजें निकाल रहे थे। लिन जेयू की तलवारबाजी की तकनीक साधारण थी, इसलिए उसे हान मो के चारों ओर चक्कर काटने के लिए गोल्डन गूज तकनीक पर निर्भर रहना पड़ रहा था। दूसरी ओर हान मो अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनकी तलवार की चालें घनी और निर्बाध थीं, जो उनके शरीर के साथ स्वतंत्रता से बदल रही थी। हाल के दिनों में जैसे जैसे बाहरी दुनिया और अधिक अराजक होती गई, लिन जेयू के मन में तलवारबाजी सीखने का विचार आया। मुक्कों और लातों की तुलना में दुश्मन को मारने में तलवार तकनीक वास्तव में अधिक लाभ प्रदान करती थी। हान मो के निर्देश में 10 से अधिक दिनों के अभ्यास के बाद उसकी सिक्स फोल्ड सेबर ने उचित आकार लेना शुरू कर दिया था। हान मो ने लिन जेयू के बचाव में एक कमी ढूंढ ली और एक जोरदार प्रहार किया, जिससे लिन जेयू कई कदम पीछे हट गया। सीनियर ब्रदर, आप अद्भुत हैं, लिन जेयू ने प्रशंसा में कहा। हान मो ने सिक्स फोल्ड सेबर को असाधारण गहराई तक साध लिया था। हथियार उनके हाथ में उतना ही स्वाभाविक रूप से घूम रहा था जैसे वह उनके हाथ का ही विस्तार हो। मैंने 10 साल से अधिक समय तक तलवार का अभ्यास किया है। अगर मैं इतनी जल्दी तुमसे पीछे छूट जाऊं, तो मैं अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा? हान मो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी समझ उल्लेखनीय है। मैं थोड़ा ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकता। लिन जेयू जोर से हंसा और जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस साधारण हूँ। इसके बाद दोनों एक पत्थर की मेज पर बैठ गए, साइड डिश का आनंद लेने लगे और शराब की चुस्कियां भरने लगे। पिछले कुछ समय से हान मो हर कुछ दिनों में लिन जेयू के साथ अभ्यास करने आते थे। कल मैं डाकुओं का दमन करने के लिए बाहर जाऊंगा। मैं सोनगई शहर से आधा महीने से अधिक समय तक दूर रह सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रशिक्षण के लिए नहीं आ पाऊंगा, हान मो ने कहा। आप डाकुओं को दबाने जा रहे हैं, तो फिर आप इन पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी के साथ घर पर रहने के बजाय यहाँ क्यों आ रहे थे? लिन जेयू ने पूछा। मेरी पत्नी? उसका जिक्र मत करो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हान मो ने आह भरते हुए अपना प्याला उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। देखा आपने, मैंने हमेशा कहा है कि शादी करने में कुछ भी अच्छा नहीं है। अकेले जीवन बहुत अधिक सुखद है, लिन जेयू ने कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम समझते नहीं हो। शादीशुदा जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं। यही जीवन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ केवल खुशी हो और कोई चिंता न हो, हान मो ने कहा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको अपनी पत्नी का साथ देने के लिए जल्दी घर जाना चाहिए। आप डाकुओं को दबाने बाहर जाने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ दौड़ते हुए आए। कम पीजिए, वरना जब आप वापस जाएंगे तो वह आपको डांटेंगी, लिन जेयू ने कहा। उसने हान मो का प्याला छीन लिया और उसे दरवाजे की ओर खींचने लगा। तुम शरारती लड़के, मेरा प्याला वापस दो, मैं पीने के बाद ही जाऊंगा, हान मो ने हंसते हुए गाली दी। हान मो के बहुत कम शौक थे। वे कभी औरतों के पीछे नहीं भागते थे, जुआ नहीं खेलते थे या नशा नहीं करते थे, उन्हें केवल शराब का शौक था। दूसरी ओर लिन जेयू केवल जुए और नशे से दूर रहता था। एक और व्यक्ति जा रहा है। सोनगई शहर और भी उबाऊ होता जा रहा है, लिन जेयू ने हान मो की जाती हुई पीठ को देखते हुए बुदबुदाया। उनके मास्टर अभी कुछ समय पहले ही गए थे और अब हान मो डाकुओं का दमन करने बाहर जा रहे थे। अब सोनगई शहर में जिया यान्योग और कुछ अन्य लोगों के अलावा उनके परिचित बहुत कम थे। अगले दिन
सोनगई शहर के बाहर लिन जेयू चुपचाप खड़े होकर सीनियर ब्रदर हान मो को प्रस्थान करते हुए देख रहे थे। इस विदाई के साथ उनके दोबारा मिलने में कम से कम आधा महीना लगना था। उन्हें उम्मीद थी कि सीनियर ब्रदर हान इस यात्रा से सुरक्षित वापस लौटेंगे। हान मो लिन जेयू के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। हालांकि वे एक दूसरे को बहुत समय से नहीं जानते थे, लेकिन हान मो अक्सर उनके साथ अभ्यास करने आते थे और एक सच्चे बड़े भाई की तरह बर्ताव करते थे। दयालु महोदय, कृपया दया करें। मैंने 10 दिनों से अधिक समय से कुछ नहीं खाया है, सड़क पर एक शरणार्थी ने राहगीर से भोजन की भीख मांगते हुए कहा। राहगीर ने ठंडे भाव से शरणार्थी को एक तरफ लात मार दी, उसकी नज़र घृणा से भरी थी। उसने शरणार्थी पर थूका और तेजी से चला गया। पिछली रात तापमान फिर से गिर गया था। हान मो ने अभी जिक्र किया था कि आज सुबह उन्होंने 100 से अधिक लाशों को ठिकाने लगाया है। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, अधिक से अधिक लोग सहन करने में विफल होंगे और दम तोड़ देंगे। इंसानी जान घास की तरह सस्ती है। लिन जेयू ने करुणा महसूस की, फिर भी वह मदद करने में असमर्थ था। वह इस अराजक दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा एक साधारण व्यक्ति मात्र था। वह शहर के बाहर ज्यादा देर नहीं रुका। जैसे ही सीनियर ब्रदर हान मो आंखों से ओझल हुए, लिन जेयू मुड़ा और वहां से चल दिया। टाप 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 टाप। लिन जेयू के पीछे घोड़ों की टापों की तेज आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बख्तरबंद सैनिक एक शानदार घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर सरपट दौड़ रहा है। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए उसने गोल्डन गूज तकनीक सक्रिय की और घोड़े के रास्ते से फुर्ती से हट गया। ठहरो टिल्डा। सैनिक ने लगाम खींची, घोड़े का सिर घुमाया और अपनी चाबुक से घोड़े के पुट्ठे पर जोर से वार किया, उसे फिर से लिन जेयू की ओर मोड़ दिया। यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? लिन जेयू के दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसने फिर से गोल्डन गूज तकनीक सक्रिय की और उसके कदम दूर हटने के लिए बदल गए। घोड़ा गरजता हुआ पास से गुजरा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे रोकना मुश्किल था और वह शरणार्थियों की भीड़ में जा घुसा, जिससे कई लोग कुचलकर मर गए। इस दृश्य को देखकर लिन जेयू की आंखें ठंडी पड़ गईं। वह आदमी इंसानी जान के प्रति बहुत ही संवेदनहीन था। उस आदमी की नज़र में वे शरणार्थी सुअर या कुत्तों से भी कमतर थे। सर, आदमी ने अपने पैरों से घोड़े को दबाया और उसका जंगी घोड़ा एक बार फिर लिन जेयू पर झपटा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को भीषण गति से घुमाया, जो ठंडी हवा को चीरते हुए लिन जेयू के सिर की ओर नीचे आ गिरी। एक ऑर्गन फोजिंग स्तर का विशेषज्ञ। कितनी घनी, जानलेवा आभा है। लिन जेयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस आदमी से उसे सीनियर ब्रदर हान मो से कमजोर नहीं, बल्कि वैसी ही एक भयंकर, बालफुल क्यूई महसूस हुई। ऐसी जबरदस्त आभा केवल वही व्यक्ति बना सकता है जो अनगिनत जीवन मरण के संघर्षों से बचा हो, लाशों के पहाड़ों और खून की नदियों से निकलकर आया हो। लिन जेयू ने अपने पैरों के पंजों को जमीन पर धीरे से थपथपाया और तेजी से पीछे हट गया। गोल्डन गूज तकनीक की गति और चपलता पर भरोसा करते हुए उसने उस आदमी के चारों ओर पैंतरेबाजी की। जंगी घोड़े के ऊपर से लड़ना आमने सामने की लड़ाई के लिए अच्छा नहीं था। घोड़ा उग्रता तो देता था, लेकिन चपलता की कमी थी। लिन जेयू उस आदमी के भीषण प्रहारों से बार बार आसानी से बच रहा था। धप। लिन जेयू ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका और तेजी से पीछे हट गया। 10 मीटर से अधिक पीछे हटने के बाद उसने भारी आवाज में कहा, तुम कौन हो और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? हाँ, वाकई तुम में कुछ काबिलियत है, आदमी ने लगाम खींचते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। उसने दोबारा हमला नहीं किया। टाप 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 टाप। उसके पीछे रेशमी कपड़ों में एक और तगड़ा युवा मास्टर एक शानदार घोड़े पर सवार होकर आया। जिंग जिंग लोग। लिन जेयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चुपचाप शहर के गेट की ओर कुछ कदम पीछे हट गया। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे अनिष्ट की थोड़ी आशंका हुई। भाई, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि इस लड़के में काबिलियत है? मैंने सुना है कि उसने मुश्किल से 1 महीने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है, फिर भी उसके पास इतनी क्षमता है। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है, जिन जिंगलोग ने हंसते हुए कहा। पिछली बार लिन जेयू की ताकत देखने के बाद उसने विशेष रूप से वेडिंग गैंग को लिन जेयू की हरकतों पर नजर रखने और उसके शहर छोड़ते ही तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिन जेयू इतनी जल्दी खुद शहर से बाहर कदम रखेगा। तुममें कुछ क्षमता तो है लड़के, तुम्हारी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है? घोड़े पर सवार आदमी ने अपना हेलमेट उतारते हुए कहा, जिससे वह चेहरा सामने आया जिसे लिन जेयू पहचानता था। जिंग पेंघाई और जिंग जिंगलोग।
क्या ये दोनों भाई हैं? दुश्मनों के मिलने का रास्ता कितना संकरा है। लिन जेयू ने चुपचाप उन्हें घूरते हुए गंभीरता से सोचा कि यह अच्छा नहीं है। वह जानता था कि उसे निशाना बनाया गया है, वरना ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह अचानक उन दोनों से इस तरह टकरा जाए। मैं लिन जेयू हूँ, महाशय, आपको मेरा प्रणाम। लिन जेयू ने जिन पेंघाई की ओर मुठियां बांधी और कहा, मैं केवल बोन फोजिंग स्तर पर हूँ। कृपया मुझे खुद का मजाक उड़ाने के लिए क्षमा करें। अरे, तुम थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो, लड़के। सही कहा, तुम पिछली बार हान मो के साथ वही युवक थे, है ना? जिन पेंघाई ने एक पल के लिए सोचा, फिर याद आया कि उसने लिन जेयू को कहाँ देखा था। लिन जेयू ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि केवल सतर्कता से उन दोनों को देखता रहा। अपनी आंख के कोने से उसने शहर के गेट की स्थिति का अवलोकन किया। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह तुरंत गोल्डन गूज तकनीक सक्रिय करेगा और सोनगई शहर में भाग जाएगा। जब तक वह शहर के अंदर पहुंच जाता, लिन जेयू को विश्वास नहीं था कि यह आदमी लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। आज हम इस उपन्यास को यहीं समाप्त करते हैं। यह उपन्यास अगले भाग में जारी रहेगा।